नमस्ते आप सभी व्यूअर्स और हमारे अतिथि अतिथि संदर्भदाता और हमारे अतिथि शिक्षकों का इस कार्यक्रम में स्वागत है। आज मिशन प्रेरणा टॉक शो का 21वां एपिसोड है और हम सब आज चर्चा कर रहे हैं हमारे विद्यालयों की कार्य योजना के बारे में, जो लंबे समय से हमारे विद्यालय बंद चल रहे थे और अब एक ऐसा समय है जब हमारे बच्चे हमारे विद्यालय वापस आ रहे हैं। एक लंबे अज्ञातवास कह लीजिए या उसे कोई भी अपने गृहवास कह लीजिए कि उस लंबे समय के बाद जब वापस विद्यालय आ रहे हैं तो एक सहज की स्थिति जो एक टीचर और बच्चों के बीच में होती है कि एक दूसरे को देखकर सहज होना, क्लासरूम में सहज होना, एक्टिविटीज के साथ कोऑपरेट करना, तो बहुत सारी समस्याएं होती हैं जो एक लंबे समय के बाद जब हम मिलते हैं तो वो स्थिति वैसी नहीं रहती जैसी अमूमन आम दिनों में होती है। तो हम इस जो पूरे समय में जो एक अंतर आया है, उस अंतर को कैसे हम कम करेंगे, कैसे वो सहजता लाएंगे, कैसे एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगे, किन तैयारियों के साथ लेकर हम आगे बढ़ेंगे, इसी उद्देश्य को लेकर के आज हम सभी इस कार्यक्रम में इकट्ठा हुए हैं और अभी हमारे साथ केवल 15 व्यूअर्स ही दिखाई दे रहे हैं। तो हमें चाहते हैं कि हमारे व्यूअर्स इस लिंक को अधिक से अधिक और ग्रुप्स में शेयर कर दें। इससे क्या होगा कि ज्यादा से ज्यादा टीचर्स आपके साथ जुड़ेंगे और हम सब मिलकर के इंटरेक्ट करेंगे एक दूसरे से, एक दूसरे के सवालों के जवाब देंगे, जवाब सुनेंगे और अपनी समस्याओं को रखेंगे और यहाँ पर विशेषज्ञ संदर्भदाताओं और हमारे अतिथि शिक्षकों के व्यूज जान पाएंगे। तो इस पूरे कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आप सबकी सहभागिता उतनी ही जरूरी है जितने अटेंटिव और यहाँ पर तत्पर यहाँ पर हमारे साथ अतिथि शिक्षक बैठे हुए हैं। तो हम स्वागत करेंगे सबसे पहले हमारे संदर्भदाता, विशेषज्ञ संदर्भदाता श्री संजीव शर्मा सर का, जो अलीगढ़ से हैं। मिशन प्रेरणा के बहुत सारे लक्ष्यों को पूरा करने के लिए बहुत सारी मेहनत करते हैं और हर समय आपको उनसे आपके सारे सवालों के जवाब मिलते हैं। आप अब तक हम 21वां एपिसोड हम इस कार्यक्रम को लेकर शुरुआत कर रहे हैं। आप अगर इससे पीछे के 20 एपिसोड में जाएंगे, हम एक एक करके सारे लिंक्स को आप बाल शिक्षा प्रहरी पर देख सकते हैं कि किस तरीके से ये जो टॉपिक डिसाइड होते हैं, इनके पीछे भी बड़ी एक लंबी कहानी होती है। हमें या संजीव सर को या फिर किसी भी हमारे अतिथि शिक्षक, हमारे साथी यहाँ पर पूरन लाल सर हैं जो बहुत अच्छे से मैनेज करते हैं इस कार्यक्रम को और हर बार आकर के अपने कुछ प्रेरक विचारों और अपने अनुभव से हमें लाभान्वित करते हैं। तो हम सब डिस्कस करते हैं कि अगला टॉपिक क्या होगा। तो अगला टॉपिक हम ये लगभग डिसाइड करते हैं बुधवार से बृहस्पतिवार के बीच में कि जो सबसे बर्निंग विषय हो इस सप्ताह का, जो हमारे सामने सबसे बड़ा इशू आ रहा हो, हम उस इशू पर बात करते हैं ताकि फिर हम अगले हफ्ते एक नई ऊर्जा और नए अपने सवालों के समस्त जवाबों के साथ हम अपने विद्यालय में प्रवेश करें। तो यही इस कार्यक्रम का लक्ष्य रहता है। तो हम स्वागत करेंगे पुनः सोनम मैम का। सोनम गुप्ता जी असिस्टेंट टीचर हैं 2016 से और आप हरदोई की बहुत ही एक उत्कृष्ट शिक्षिका हैं और आपको हम भी फॉलो करते हैं और आपके चार्ट्स, आपकी स्कूल की एक्टिविटीज और जिस तरीके से आपने अपने दम पर स्कूल को खड़ा किया, बहुत सारी समस्याएं आई, फिर धीरे धीरे आपने सबको पीछे धक्का बताते हुए एक स्टैंडर्ड स्थापित किया अपने विद्यालय का। आपके बच्चों के साथ आपका प्रेम, जो स्नेह है, वो आपके जब हम देखते हैं एक्टिविटीज को तो दिखता है। और अभी एक डिस्कशन हो रहा था कुछ दिनों पहले कि जो महिला, अभी इससे पहले बीएसए सर आए हुए थे अलीगढ़ से, तो लक्ष्मीकांत सर, उन्होंने कहा था कि जो महिला शिक्षिकाएं हैं वो बेसिक एजुकेशन के लिए बहुत ही एक समझ लीजिए कि एक आदर्श स्थिति होती है कि जब महिला शिक्षिका अपने स्कूल में होती है तो वो एक प्रेरणा का विषय होता है। तो हम आगे जानेंगे कि आप किस तरीके से एक ममत्व का भाव रखती हैं। और हमारे साथ श्री वरेश सर हैं और वरेश सर महाराजगंज से हैं और वो एक शिक्षक होने के साथ साथ बहुत सारी जितनी भी विभागीय एक्टिविटीज होती हैं, चाहे प्रशिक्षण देना हो या फिर बहुत सारे चीजों को करते रहते हैं अपने स्कूल में। और इस स्कूल में अपने जनपद स्तर पर उन्होंने अपने यहाँ आईसीटी को लेकर के लाइव वेबिनार्स भी ऑर्गेनाइज कराए थे, जिसमें हमें भी पार्टिसिपेट करने का मौका मिला था।
और हमारे अतिथि शिक्षक जिनको हम बहुत समय से लाना चाहते थे अपने बीच, वो है असगर अली सर। और असगर अली सर को आप लोगों ने बहुत दिनों से, मतलब मैं तो देखा हूं कि जिस दिन से लॉकडाउन लगा उस दिन से एक नया उदय हुआ, वो है जो लॉकडाउन की खोज कही जा सकती है, वो थे असगर अली सर। इन्होंने लॉकडाउन की सारी प्रॉब्लम्स को पूरी ऊर्जा के साथ दूर करते हुए उसे एक अपॉर्चुनिटी के रूप में लिया। आप सब देख सकते हैं कि किस तरीके से आज पूरे प्रदेश में हम मोहल्ला क्लासेस की बात करते हैं। आपने ऑडियो क्लासेस चलाई, आपने फोन पर, मतलब जहां वीडियो फोन नहीं था, आपने फोन पर बच्चों को कनेक्ट किया, फोन से आप कनेक्ट करते थे अपने बच्चों को, आप क्लासेस चलाते थे, आपने एक्टिविटीज बनाई बहुत सारे जो है, आपने इस तरीके से एक्सरसाइज तैयार की। तो हम लोग डेली हर दिन, वो कोई ऐसा दिन नहीं बीतता जब आपकी एक्टिविटीज ग्रुप में नहीं मिलती हैं और हम सभी उसे प्रेरित नहीं होते। तो चलिए, एक छोटा सा एक इंट्रोडक्शन का माहौल था और पुनः शुरुआत करते हैं संजू सर से। और हम आपसे यही जानना चाहते हैं कि आखिर शुरुआत कहाँ से करें। जब हम अपने विद्यालय में पहुंचे तो वो स्थिति कि जब हम डेली स्कूल पहुंच रहे हैं और हमारे बच्चे हमारा वहां स्वागत कर रहे होते हैं, तो यहाँ पर कैसे परिस्थितियां बदली हुई मिलेंगी हमें और किस तरीके से हम उन्हें फेस करेंगे, और इसके लिए विभाग की तरफ से कौन कौन सी एसओपीज आई हैं। हम लोग पहले एसओपी पढ़ते थे, जब मैं फार्मेसी का स्टूडेंट रहा हूं तो हम लोग वहां पर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के बारे में जानते थे, लेकिन यहाँ पर एसओपी का एक अलग ही मीनिंग आया है। स्टैंडर्ड स्कूल ओपनिंग, क्या था सर, स्कूल ओपनिंग प्रोसीजर। तो ये एक बड़ा अच्छा टर्म है। हम चाहते हैं संजीव सर से कि इन चीजों पर प्रकाश डालें। संजीव सर। बहुत बहुत धन्यवाद प्रेम, और अपने सभी साथियों का, अपने सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है, और सभी साथियों को मेरा प्रणाम। जिस तरह से अभी प्रेम ने सवाल उठाया, हम सभी जानते हैं, शिक्षक साथी तो लगभग पिछले 6-1 महीने से स्कूल आ रहे हैं। पिछले दिनों जैसी भी परिस्थितियां हमारे बीच में रही हैं, तो उसके बाद सरकार ने एक एक स्टेप उठाते हुए, सब चीजों को जांचते परखते हुए चीजों को आगे बढ़ाने का प्रयास किया है, और अंततः हम उस मोड़ पर आ खड़े हैं कि हम एक बार फिर से अपने बच्चों के साथ होंगे, लेकिन बहुत कुछ बदलाव के साथ होंगे। बदलाव होगा हमारे काम करने के तरीकों का, और बदलाव होगा इस महामारी से बचते हुए अपने विद्यालयों को विधिवत संचालित करने का। इसके लिए सरकार ने कुछ गाइडलाइन जारी की हैं और कुछ कार्यक्रम जारी किए हैं। ये जो स्कूल खुलने के मानक जो तय किए गए हैं, जिसे आप एसओपी के नाम से जान रहे हैं, इन मानकों को हमें समझना बहुत जरूरी है। ये आप सबके साथ साझा किए जा चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप अभी देख रहे होंगे कि 6 से 8 तक के बच्चों को बुलाया जा रहा है, और ये जो बच्चे आ रहे हैं इनके लिए तय किया गया है कि सोमवार को इस क्लास के बच्चे आएंगे, मंगलवार को इसके आएंगे और बुध को ऐसे आएंगे। इस तरह से भी तय किया गया है, और 50% बच्चों को ही आने की अनुमति दी गई है। ठीक इसी तरह से जब 1 मार्च से आपके विद्यालय खुलने वाले हैं, तो उसके लिए भी इसी प्रकार की गाइडलाइंस जारी की गई हैं। जो जीओज आदरणीय महानिदेशक सर की तरफ से जारी किए गए हैं, वो आप सब तक पहुंच ही चुके होंगे और निश्चित रूप से आप लोगों ने देख लिए होंगे। लेकिन यहां समझने वाली बात यह है कि एक इतने लंबे अरसे बाद जब ये बच्चे आपके पास होंगे, तो कितनी इनमें सहजता होगी और कितने ये असहज होंगे, ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी जैसा कि आप लोग ये देख रहे होंगे कि आपके साथ बहुत सारा प्रिंट रिच मटेरियल शेयर किया जा रहा है, और शुरुआत हुई इन तीनों हस्त पुस्तिकाओं से। आधारशिला, ध्यान आकर्षण और शिक्षण संग्रह आप तक पहुंचाए गए, उनसे रिलेटेड कुछ वीडियोस पहुंचाए गए। उसके बाद क्रियान्वयन संदर्शिकाएं आपके पास तक पहुंचाई गई हैं कक्षा 1, 2, 3 की भाषा और गणित के लिए। उसके बाद सहज आप तक पहुंच चुकी हैं, और आप सभी के बीआरसीज पर, खास तौर से प्राथमिक स्तरीय शिक्षकों के लिए जो कक्षा 1 से 5 तक की कक्षाओं को पढ़ाते हैं, उनके लिए बीआरसी पर ऑफलाइन प्रशिक्षण शुरू किया गया है। गाइडलाइन का उसमें मानक तय किया गया है, और एक बहुत ही कम संख्या में 2 अलग अलग रूम में बिठाने की व्यवस्था की गई है। और आप देख रहे होंगे कि आपके प्रशिक्षण को सीधा कनेक्ट सीमैट से किया गया है।
न सिर्फ ऑनलाइन कनेक्ट किया गया है बल्कि ऑफलाइन भी टीम हर जनपद में, हर ब्लॉक पे, हर बीआरसी पर जाकर अनुश्रवण कर रही है। हमारे एआरपी साथी ये प्रशिक्षण दे रहे हैं और प्रशिक्षण को नाम दिया गया है आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिकाओं को कैसे लागू करना है। मेरा कहना यह है आप लोगों से कि 1 मार्च से विद्यालय खुलने वाले हैं, मतलब छात्र आपके पास आने वाले हैं, लेकिन छात्रों के आने से पहले बहुत सारी तैयारी आपको कर लेनी है। विभाग की ओर से प्रयास ये किया जा रहा है कि जब 1 मार्च को पहली बार बच्चे आपके साथ होंगे तो आप उन बच्चों के साथ किस तरह की एक्टिविटीज करेंगे, कैसे तैयारी करेंगे, इसके लिए शिक्षक डायरी भी आप लोगों को मिल चुकी है। अब जब ये माहौल होगा, बच्चे जब आ रहे होंगे तो बच्चों को सबसे पहले तो आपको रिकॉल करना है, उनको ये समझाना है कि अभी इस वक्त विद्यालय में जब आप आए हुए हैं तो ये विद्यालय आपका पहले जैसा ही है, वही विद्यालय है जिसमें आप पढ़ते थे। हाँ, एक अच्छी बात जरूर हुई है, आप सभी ने अपने विद्यालयों को बहुत शानदार तरीके से मैनेज किया है। अभी ऑपरेशन कायाकल्प के तहत बहुत सारे काम हुए हैं। लगभग हर स्कूल में सबमर्सिबल लग गया है, हर स्कूल का टॉयलेट्स बेहतर हुआ है, हर स्कूल का इंटरलॉकिंग का काम होकर बेहतर हो गया है और आप सभी साथियों ने अपने स्कूल को इतना शानदार बना दिया है, बहुत सारी पेंटिंग्स करके, बहुत सारे टीएलएम डेवलप करके। जब बच्चा आएगा तो कई बार तो कौतूहल भरी निगाहों से उन दीवारों को देखेगा जो उस वक्त सूनी सी दीवारें छोड़ी थी और आज पता चला कहीं मोटू पतलू बना हुआ है, कहीं छोटा भीम बना हुआ है, कहीं पेड़ बना हुआ है। और ये जो चीजें दीवारें जब वो रंगी हुई देखेगा और कई स्कूलों में जिस इंटरलॉकिंग पर वो चल रहा होगा तो वो देखेगा कि अरे ये क्या चीज बनी हुई है। और आप बड़े तसल्ली से देखिएगा बच्चों को, बच्चा क्लास में नहीं जाना चाहेगा, पहले तो वो ये देखेगा बाहर ही ये इतने सारे। आप में से कई लोगों ने हमारे महापुरुषों के बड़े बड़े चित्र दीवारों पर बनाए हैं, चाहे वो गांधी जी के हों, चाहे कलाम साहब के हों, चाहे नेताजी के हों। तो जब वो देखेगा तो ये पूछेगा ये कौन है। ये जो कौतूहल क्रिएट होगा, बस इसको बनाए रखिएगा, बच्चे की जिज्ञासा को बनाए रखिएगा, उसके मन में वो सवाल पैदा कीजिएगा कि वो आपके पास आए तो उसके पास ढेर सारे सवाल हों और आपके पास उसके ढेर सारे सवालों के मजेदार जवाब हों। और इसकी जो तैयारी हमें करनी है, जिसके लिए मुझे लगा कि आज हमें चर्चा करनी जरूरी है कि हमको किस प्रकार की तैयारियां इसके लिए कर लेनी भर होंगी। तो इन सब चीजों के लिए हम मानसिक रूप से तैयार हों और पूरी तरह से इस बात के लिए तैयार हों, चाहे हमारी क्रियान्वयन संदर्शिकाएं हमें मिली हैं या हस्तपुस्तिकाएं मिली हैं या सहज मिली हैं, हमको उनको बहुत तसल्ली से देखना भर होगा। अगर हमने ये किताबें नहीं देखी हैं वास्तव में तो फिर हमारे लिए थोड़ा सा समझना भाई मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इतनी सारी मेहनत के बाद इतनी सारी चीजें जब आप तक पहुंचाई जा रही हैं तो फिर उनको देखने का और समझने का फर्ज तो बनता है। तो मैं सबसे पहले एक सलाह सबसे पहले जो दूंगा वो ये कि क्रियान्वयन संदर्शिकाएं आप लोगों तक पहुंच चुकी हैं। 6 किताबें हैं, पहली, दूसरी, तीसरी की भाषा की और पहली, दूसरी, तीसरी की गणित की। अगर आपने वो अभी तक नहीं देखी हैं तो प्लीज एक बार उन्हें देख जरूर लें। उसमें पूरी प्लानिंग दी गई है, कैसे आपका सोमवार कैसा होगा, आपका मंगलवार कैसा होगा, आपका बुधवार कैसा होगा, आप पहले पीरियड में क्या कर रहे होंगे, दूसरे पीरियड में क्या कर रहे होंगे, ये सब उनमें दिया गया है। तो मैं समझता हूं कि इन चीजों को समझना हमारे लिए आज ज्यादा जरूरी है। जी प्रेम जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत अच्छे से इंट्रोड्यूस किया। और अब एक टर्म हमारे सामने आया है जिसे हम सभी को करना है, वो है प्रेरणा ज्ञानोत्सव। तो इस प्रेरणा ज्ञानोत्सव को किस तरीके से क्रियान्वयन करना है, इसकी शुरुआत कहां से हो, इस पर भी प्रकाश डालें। जी बिल्कुल।
जैसा कि आप सब जानते हैं कि पूरा उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश के सभी शिक्षक आप सब मिशन प्रेरणा के तौर पर इस कार्यक्रम में लगे हुए हैं और पूरे उत्तर प्रदेश की बेसिक शिक्षा व्यवस्था को बहुत आगे ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन किसी भी बड़े काम को करने के लिए पूरी प्लानिंग करनी होती है, क्योंकि अब जब बच्चे आपके यहां आना शुरू होंगे उससे पहले बच्चों के गार्जियंस को यह समझाने की आवश्यकता है कि अभी तक जो कुछ आप टीवी पर देख रहे हैं, हम कुछ व्हाट्सएप पे भेजते थे, वो वीडियो आप देखते थे, हम फोन करके आपसे जो बात करते थे, तो अब आगे किस बात के लिए तैयारी की जाने वाली है। गार्जियंस को यह समझाने की आवश्यकता है कि भाई लगभग 1 साल से ज्यादा हो गया, तो अब बच्चों को भेजिए, हम बच्चों के साथ क्या करने वाले हैं। अर्थात मेरा मशवरा यह है कि आप सब लोग 1 मार्च से पहले कम से कम एक दिन अपने गांव में, विद्यालय में न करें, ये मेरा अपना मानना है कि विद्यालय में न करें, गांव में चाहे प्रधान जी के यहां, पंचायत घर पे, किसी भी चौपाल पे, किसी के आंगन में बैठकर उनसे चर्चा करें, गार्जियंस के साथ चर्चा करें तो भाई अब देखो स्कूल खुलने वाले हैं और हमारी सरकार ने हमें लक्ष्य दिया है। क्या लक्ष्य दिया है? ये प्रेरणा लक्ष्य दिए हैं, आप सबको मिल चुके हैं, चाहे तो अपने साथ ले जा सकते हैं। ये हमें प्रेरणा लक्ष्य दिए हैं। हमको क्या करना है? हमको देखिए आपके स्कूल को इतना बढ़िया बना दिया, स्कूल में बहुत बढ़िया सा टॉयलेट है, खाने की बहुत अच्छी व्यवस्था हम लोगों ने कर दी है। पहले क्या होता था कि स्कूल में ये इंटरलॉकिंग नहीं थी ना, तो पानी वानी हो जाता था कहीं तो बच्चे को जाने आने में परेशानी होती थी, वो अब नहीं होगी। और देखो चल के हमारा स्कूल देखिए किसी भी प्राइवेट स्कूल से बहुत बढ़िया हो गया है ना। और देखो हमारे स्कूल में आके देखिए हमने बच्चों को सिखाने के लिए क्या क्या कर रखा है। देखो ये भी चीज है, ये भी है, ये भी। जिन्होंने प्रोजेक्टर लगा रखा है वो जरूर गांव वालों को आमंत्रित करें कि आइए देखिए तो सही, ये जो प्रोजेक्टर हमने लगाया है ना, इससे आपके बच्चों को हम कैसे सिखाएंगे। और इस काम को करने के साथ साथ आपके विद्यालय की जो विद्यालय प्रबंध समिति है, यानी एसएमसी जिसे कहते हैं, एसएमसी के सदस्यों के साथ जरूर चर्चा करें। कि मैं इस बात से आपकी से सहमत हूं कि जब भी हम एसएमसी सदस्यों को मीटिंग के लिए बुलाते हैं तो सामान्यतया वो नहीं आते हैं, लेकिन आप यदि एक दिन उन्हें रिक्वेस्ट करें कि आज आप आइए तो सही, और एक साथ सभी को बुलाइए, जिन स्कूलों में प्रोजेक्टर लगा हुआ है, जिन स्कूलों में एलईडी लगी हुई है, वहां उनको वो चला के दिखाएं। आप उनके बच्चों के साथ क्या करने वाले हैं ये उनको विश्वास में लें। यकीन मानिए अगर आपने स्वयं को गांव में इस तरह से डिस्प्ले कर दिया और आपने ये कहा हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ऐसा चाहते हैं कि हमारे सब बच्चे बहुत अच्छे से सीखें, हमारे आदरणीय महानिदेशक सर ने आपके बच्चों को सिखाने के लिए देखिए इतने सारे वीडियोस भेज रखे हैं, इतनी सारी कहानियां भेज रखी हैं, और उनको सामान्य किताबों से अलग ये अलग किताबें भी दिखाएं और उनको कहें कि देखो छोटे बच्चों के लिए ये किताबें लिखी गई हैं, ये सहज है ना, ये दूसरी क्लास की सहज है, ये दिखाइए। तो आप जब उन्हें ये विश्वास दिलाएंगे ना कि ये आपके बच्चों के लिए क्यों दी गई है, ये इसलिए दी गई है आपका बच्चा पढ़ना सीख जाएगा। ठीक है। और अभी हम क्या करेंगे, हम पढ़ेंगे नहीं, बच्चे आए तो बच्चों के साथ अच्छी सी कुछ कहानियां तैयार करके रखिए, कुछ कविताएं तैयार करके रखिए, उन बच्चों को गोले में घुमाइए, गोल गोल गोले में बड़े में बिठाइए, आप बीच में खड़े होइए और अच्छा सा खेल खेलिए। शुरुआती हफ्ते में जिसे हम जीरो वीक भी कह सकते हैं, उसमें उन बच्चों को मानसिक रूप से ये तैयार करके कीजिए कि अब आपका स्कूल पहले से बहुत बेहतर हो गया है और हम आपके साथ वो बातें करने वाले हैं जो शायद अभी तक नहीं करते थे। यानी प्रेरणा ज्ञानोत्सव का सबसे पहला तरीका, आप अपनी विद्यालय प्रबंध समिति को, आप बच्चों के अभिभावकों को, आप अपने गांव को यह विश्वास दिलाएं, यह भरोसा दिलाएं कि आपका स्कूल पहले से बहुत बेहतर हो चुका है
और हो सके तो विद्यालय में कुछ इस तरह का जरूर करें, उसमें आप अपने शिक्षक साथियों को आमंत्रित कर सकते हैं, गांव वालों को भी बुला सकते हैं, कुछ बच्चों को भी बुलाइए और एक छोटा सा कार्यक्रम अच्छे से कीजिए। अपने ARPs को बुला सकते हैं, SRGs को बुला सकते हैं, BOs को बुला सकते हैं। जब इन सबको बुलाकर इन सबसे जब बातचीत होंगी तो बहुत बहुत अच्छा लगेगा, आप सबको समझ में आएगा और गांव वालों को भी समझ में आएगा कि अच्छा हमें तो पता नहीं था स्कूल में समरसेबल लग चुका है, देखो ये टोंटियां लग चुकी हैं, आपके बच्चों को हैंडपंप नहीं चलाना है। यकीन मानिए आपके यहां जितना अच्छा डिस्प्ले कर लेंगे उतना ही नामांकन आपके यहां बढ़ जाएगा और जितने ज्यादा बच्चे होंगे उतने ही आपके लिए बेहतर है। एक शिक्षक की पहचान उसके छात्रों से होती है, उसके बच्चों से होती है। तो जितने अच्छी संख्या में आपके यहाँ बच्चे होंगे उतने ही अच्छे आप शिक्षक बन पाएंगे। मैं समझता हूं हमारे सभी शिक्षक साथी बहुत सारी तैयारियां कर रहे हैं। अभी जैसा हमारे कुछ साथी हमारे यहाँ जुड़े हुए हैं, तो मैं चाहूंगा कि इनसे भी चर्चा की जाए कि कैसी तैयारियां ये कर रहे हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने हमें एक ओवरव्यू दिया कि किस तरीके से हम शिक्षा चौपाल को ऑर्गेनाइज करें। जैसा कि ये प्रेरणा ज्ञानोत्सव में हमें जो सबसे मुख्य बिंदु है उसका यही है कि हमें इसको एक जन आंदोलन का रूप देना है कि हमने इतने समय में जो एक ट्रांसफॉर्मेशन किया, उस ट्रांसफॉर्मेशन का हर एक गांव के आदमी, जो भी आपके यहाँ क्षेत्रवासी हैं, उनके दिमाग पे एक इम्पैक्ट हमें डालना है कि हमने अपने विद्यालय में किस तरीके का चेंज किया है और आप सभी इससे अवगत हो और अपने बच्चों को अपने विद्यालय में इस तरीके से भेजें जैसे पूर्ववत भेजते थे। क्योंकि कुछ जब नया बहुत दिनों बाद एक शिथिलता सी आ ही जाती है, लेकिन इस कार्यक्रम को हम करेंगे तो इससे ऊर्जा हम टीचर्स की भी बढ़ेगी और जो हमें सुनेंगे, जो हमारे अभिभावकगण हैं, उनकी भी एक जागरूकता पैदा होगी। तो हम अभी जितने भी व्यूअर्स हमें इस समय देख रहे हैं, अगर उन्होंने कोई विशेष तैयारी की है जो शिक्षा चौपाल है, या फिर जरूरी नहीं कि इन मॉड्यूल्स में या इस आदेश में जो लिखा हुआ है वही आपको हूबहू पालन करना है, क्योंकि आपका विद्यालय कैसे आगे लेकर जाना है इसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी आपकी है और आपके स्टाफ की है। ये जो आदेश आते हैं वो इस तरीके से एक गाइडलाइन आती है कि अगर ये करेंगे तो आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, क्योंकि वो कुछ अनुभवी लोग देते हैं। अगर आप इससे भी बेहतर कुछ नया कर रहे हैं या इसके अलावा और कुछ भी कर रहे हैं या कुछ ऐसी चीज कर रहे हैं जिसे हम सब लाभान्वित हो सकते हैं, हम उसे अनुकरण कर सकते हैं, तो आप अभी कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें ताकि हम सब उस पर चर्चा करें कि आप क्या कौन सी योजना तैयार कर रहे हैं इस कार्यक्रम को करने के लिए। और अभी हमारे साथ सबसे पहले मैं वरेश सर को चाहूंगा कि वो हमारे बीच आए और बताएं कि सर ने अपने पहले तो महाराजगंज में किस तरीके की तैयारी हो रही है अपने जिले को लेकर बात करें, फिर अपनी तैयारी, अपने ब्लॉक की तैयारी किस तरीके से आपके यहाँ जो सिनारियो चल रहा है उस पर प्रकाश डालें। वरेश सर। जी धन्यवाद सर। बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद सर आपका। काफी कुछ तो संजीव जी ने जो बताई वही SOP को गाइडलाइन मानते हुए तैयारियां होती हैं, लेकिन हम यहाँ पर जो अपने शिक्षकों के बीच में देख रहे हैं, या मेरा मानना जो है कोविड एक नकारात्मक पहलू तो था ही, लेकिन कहीं ना कहीं उसके कुछ सकारात्मक पहलू भी निकल के आए हैं। उसको देखते हुए जैसे हम लोग इस समय जिस प्लेटफॉर्म पर बैठे हुए हैं, ये कहीं ना कहीं कोविड ने ही इजाद कर दिया कि आज हम दूर बैठे हुए भी लोगों के साथ बड़ी संख्या में बात कर पाते हैं। अब क्लासरूम में बुलाना या कहीं पर ट्रेनिंग होती है तो बहुत कम लोग आते हैं या काफी ड्यूरेशन लग जाता है, लेकिन इस माध्यम से हम लोग जल्दी पहुंच सकते हैं। मैं जो देख रहा हूं, अगर हम स्कूल की रीओपनिंग की बात कर रहे हैं तो मैं उसको 3 स्तर पर अपने यहाँ पर बांटने की कोशिश करता हूँ। पहला जिसमें मैं देखता हूँ कि सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है एंगेजिंग द कम्युनिटीज, तो जिसमें हमारा SMC सदस्य है, हमारा अभिभावक है, हमारा जो ऐसे बच्चे जो हमारे विद्यालय में नहीं पढ़ते हैं, अन्य विद्यालयों में पढ़ते हैं, उनके साथ भी एक रैपो बनाने की जरूरत है कि बच्चे स्कूल कैसे आए। उनके बीच में हमें ट्रस्ट डेवलप करना पड़ेगा, अपनी
क्लियर अपनी चीजों को बताना पड़ेगा। जैसे संजीव सर ने बताया कि क्या क्या चीजें हम नए तरीके से करने वाले हैं, मतलब एक क्रेडिबिलिटी अपनी तैयार करनी होगी कम्युनिटी के बीच में। तो मैं पहला तो ये देखता हूँ कि कम्युनिटीज और बच्चों के साथ कैसे तालमेल हम बिठा सकें, किस प्रकार के कम्युनिकेशंस की हम बात कर सकें, मतलब अपनी बातों को पहुंचा सकें। दूसरा बिंदु मैं जो देखता हूँ वो है अपने विद्यालय के सेफ एनवायरनमेंट डेवलपमेंट के लिए, जिसमें बहुत सारी चीजें तो हमारे कायाकल्प के तहत हुई हैं। एक और मैं ये भी एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी कोविड को मानता हूँ या अपने सरकार को मानता हूँ कि पहले से ही ग्राम पंचायत का पैसा विद्यालय में आने की बात चलती रही है, लेकिन ये साथ पहली बार ऐसा हो रहा है कि ग्राम पंचायत का बहुत बड़ा धन जो है वो विद्यालय में आ रहा है। कितना कहाँ विद्यालय में हो पाया, कहाँ नहीं हो पाया, कुछ अभी भी लैकुनास है उसमें, लेकिन फिर भी मैं कहना चाहूंगा कि काफी हद तक जो है विद्यालयों में सुधार हुए हैं और आज विद्यालय एक बिल्कुल बदली हुई परिस्थिति में है। तो एक सेफ एनवायरनमेंट डेवलप करने के लिए बच्चों की जरूरत है, जिसके लिए पूरी एसओपी आई हुई है हमारे पास कि बच्चों के हमारे वहां पर जो है सैनिटाइजर होना चाहिए, बच्चों के हैंड वॉशिंग होनी चाहिए, विद्यालय में बच्चों के आने से पहले थोड़ी सी दूरी बनाते हुए रखा जाए। तो ये सारी चीजें एसओपी पर हम लोग हो सकता है आगे भी थोड़ा सा और हम लोग विस्तृत रूप से एक एक पॉइंट पर भी चर्चा कर सकते हैं। तो ये दूसरा पॉइंट है मेरा। तीसरा जो है, जो सबसे महत्वपूर्ण पहलू है, या ज्ञानोत्सव की बात कर रहे हैं या पूरी हमारी सरकारी टीम लगी हुई है, वो है रिकवरिंग द लर्निंग लॉस। जो बच्चों का एक जो साल गया है, वो कहीं ना कहीं बच्चों में बहुत ज्यादा जो है एजुकेशन का लॉस हुआ है उसको। तो ये तीन बिंदुओं पर हमें काम करने की जरूरत है। मैं यहाँ पर थोड़ा सा जो है जो लर्निंग लॉस की बात कर रहा हूँ, उसके लिए मैं और सेफ एनवायरनमेंट के लिए हमें ये करना होगा कि अपने शिक्षकों को, अपने साथियों को जो हमारे हैं, उनको भी कहीं ना कहीं किसी तरह से थोड़ा ट्रेन करना होगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है अकेले लोनलीनेस रहने के कारण, हालांकि ग्रामीण परिवेश में उतना नहीं है, लेकिन फिर भी मैं देखने को मिलेगा कि बच्चे चूंकि विद्यालय नहीं आ रहे थे, लगभग साल भर होने जा रहा है, तो कहीं ना कहीं अलग रहने और अपने साथियों से दूर रहने के कारण जो है डिप्रेशन या एंजाइटी में चले जाते हैं। तो अपने हम शिक्षकों को कहीं ना कहीं एक साइको सोशल एक्टिविटी के माध्यम से बच्चों को शुरुआती दौर में कहीं ना कहीं जब वो आए, तो जो दूसरे टोले के बच्चे हैं या दूसरे जगह से जो आने वाले हमारे बच्चे हैं, उनके साथ बैठकर प्लेवे मेथड को इन्वॉल्व करते हुए, मतलब उनको पहले थोड़ा सा इस एक्टिविटी बेस्ड चीजों में उनको डालने की जरूरत है, सीधे उनको पढ़ाई पर हम लोग ना ले जाएं। तो ये एक बहुत काम करने की चीज है। और जहां तक अभी ज्ञानोत्सव की बात कर रहे हैं, तो सब बहुत सारी चीजें सर हमारे पहुंची हुई हैं। हमको गार्जियंस को, कम्युनिटी को, एसएमसी सदस्यों को वो सारी चीजों को दिखाने जरूरत है। जैसे संजीव सर ने अभी बताया कि स्मार्ट क्लास इसकी बात कर रहे हैं, हम बहुत सारी और चीजें दिखा सकते हैं। पुस्तकालय हमारा दिखा सकते हैं कि हमारे पास देखिए कितनी एनरिच हमारी पुस्तकालय हो गई हैं, जिसमें सहज पुस्तिकाएं हैं और बहुत सारी चीजें हैं। उनको ये बताने की जरूरत है कि सरकार देखिए हम लोग को किस तरह से संदर्शिका के माध्यम से ये जो आधारशिला मॉड्यूल है, ध्यान आकर्षण मॉड्यूल है, शिक्षण संग्रह, हम अपनी शिक्षक डायरी दिखा सकते हैं कि देखिए हम बच्चों के लिए किस तरह से तैयारी कर रहे हैं। मतलब हमारे पढ़ाने का टेक्निक भी अब थोड़ा बदल रहा है। इन सारी चीजों पर भी हम उनके साथ बात कर सकते हैं। गार्जियंस को एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी हम लोग को मिलेगा कि बच्चे कुछ क्लास वाइज या कुछ संख्या में हमारे पास बच्चे आ रहे हैं, और जो हमने अभी पिछले कोविड के दौरान जिस व्हाट्सएप को इस्तेमाल किया, यही पाठशाला को इस्तेमाल किया, अब हम उन दोनों को साथ लेकर चल सकते हैं। यानी बच्चों को विद्यालय में हम जो पहले थोड़ा सा ये दिक्कत होती थी कि बच्चों को काम दे रहे हैं व्हाट्सएप के माध्यम से, तो बच्चे जब सीखेंगे नहीं तो करेंगे कैसे, तो उनको एक तरह से सिर्फ दोहराव हम करते थे, मतलब जो बच्चों को आता था वही चीजें हम ज्यादा देते थे कि बच्चे वो करते रहे और उसमें एंगेज रहे वो। अब हमारे पास एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि बच्चों को हम क्लास में पढ़ाने के बाद अब वो वही काम हम बच्चों को व्हाट्सएप के माध्यम से या अन्य माध्यमों से जो है ई पाठशाला के माध्यम से दे सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी हम लोग को मिला है इसके माध्यम से कि हम बच्चों के साथ दो कम्युनिकेशन यानी ब्लेंडिंग मेथड में भी हम लोग उसमें जा सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं। बच्चों को इस समय बुलाने के बाद जो है दीक्षा ऐप में, हालांकि हम लोग लोड करवाए हुए हैं, लेकिन अब कम्युनिटी के साथ हम विद्यालय स्तर पर बैठ के बात भी कर सकते हैं कि दीक्षा ऐप में देखिए 4000 कंटेंट लगभग इसमें है। रीड अलोंग ऐप, बच्चों के साथ हम किस तरह से एक एक बच्चे को बुला बुला के हम
हमने लोड तो करवाया, लेकिन ये सच्चाई है सर, इसमें कहने में संकोच भी नहीं है कि गार्जियंस या घर पर कितना कर पाते हैं, ये बहुत ही एक छोटे लेवल पर जो बच्चे हैं उनके साथ बहुत कम हो पाया है। कहीं कहीं पर अच्छा है, कहीं कहीं पर नहीं हुआ है। भले अपर क्लास अगर हम कहें 9, 10, 12 के बच्चे ने कुछ काम किए हैं, लेकिन छोटे स्तर पर बहुत परसेंटेज में हम इसको लाभान्वित नहीं मानते हैं। लेकिन अब हमको एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि बच्चे जब विद्यालय में आएंगे, गार्जियंस हमारे साथ आएंगे, तो हम बच्चों को, गार्जियंस को दिखा सकते हैं कि देखिए हम अपने मोबाइल पर किस तरह से 1-to-1 जो है रीड अलोंग ऐप में हम बात कर रहे हैं, इंक्लूसिव मेथड्स की बात कर रहे हैं। तो ये सारी चीजों को हम यहाँ पर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी के रूप में देख सकते हैं। तो ये मैंने हम लोग कुछ विद्यालय स्तर पर यहाँ करने की बात कर रहे हैं, और आगे कोई प्रश्न होंगे तो फिर हम उस पर और थोड़ा चर्चा कर पाएंगे सर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने कम्युनिटी ट्रस्ट किस तरीके से बिल्ड किया जाए इस पर बात की, आपने सेफ इन्वायरमेंट किस तरीके से स्कूल में पैदा किया जाए, क्योंकि अब हम एक महामारी से गुजर कर आ रहे हैं, तो किस तरीके से हमें स्कूल में भी वही एक सेफ्टी जो मेजर्स है उनको ध्यान में रखना है। फिर आपने एजुकेशन लॉस, जो इस पूरे समय के अंतराल पर जो हमारा एजुकेशन लॉस हुआ है उसको पाटने की बात की कि किस तरीके से हम कर सकते हैं, और वो सारी चीजें जो हम एक ऑनलाइन के माध्यम से कर रहे थे, हम वही चीज अब बच्चों के सामने दिखा सकते हैं। उन सारे ऑनलाइन जो हमारे पास मेजर्स थे, जो ऐप्स थी, उन सबको हम एक लाइव उनको दिखा सकते हैं, क्योंकि अभी तक वो हमसे दूर थे। तो उन सभी के संचालन में हमें मदद मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद परेश सर, आपने बड़ी बारीकी से चीजों का अध्ययन किया है और खुद उसे एग्जीक्यूट भी किया होगा, और आपने अपने अनुभव साझा किए, और हम चाहेंगे कि आप जुड़े रहें, और आगे भी जब बीच में कहीं भी ऐसा लगे कि आपको इंटरप्ट करना है, अपनी बात कहनी है, तो आप हमसे जरूर शेयर करें। और हम अभी, हमारे साथ व्यूअर्स 86 के आसपास ही हैं। हम आपसे ये बताना चाहते हैं कि ये लाइव सेशन में इंटरेक्शन का एक अलग ही उद्देश्य पूरा होता है जब हमारे साथ एक बड़ी संख्या में टीचर्स जुड़े होते हैं। तो हम चाहते हैं कि आप भी एक्टिवली पार्टिसिपेट करें, अपने और जो टीचर्स इससे भी दूर हैं उनको भी जोड़ सकते हैं। जल्दी जल्दी इस पोस्ट को शेयर कर दें, ताकि हमारे पास जो अगला 1.5 घंटे का समय है उसे हम बहुत ही फ्रूटफुली उसे शेयर आप सभी के साथ साझा कर सकें और चीजों को और बेहतर बना सकें। तो हम फिर से स्वागत करेंगे हमारे अगले अतिथि, हमारे साथी हैं और काफी स्वप्रेरित है, इनकी मतलब एनर्जी देख करके, बच्चों के साथ इनका कनेक्शन देख करके एक खुद से प्रेरित होने का मन करता है कि बहुत अच्छा है। मतलब एक आपके बारे में बता दूं कि इनके जो पिताजी थे वो भी इसी विभाग में थे, असगर अली सर के, और असगर अली सर खुद भी उनके नक्शे कदम पर चल के वो भी अवार्डी टीचर थे, और आप भी इस हद तक काम कर रहे हैं कि भले अवार्ड की तो हम बात नहीं करेंगे, लेकिन आगे आप बेसिक एजुकेशन को बहुत आगे तक ले जाने वाले हैं। और हम सब सुनना चाहते हैं आपको कि किस तरीके से आपने इस पूरे कोविड काल के दौरान अपनी चीजों को आगे बढ़ाया और कौन कौन से उद्देश्यों को लेकर चले, और अब आपकी क्या कौन सी कार्य योजना है, या किस तरीके से आप इसे जब स्कूल में बच्चे आ रहे हैं तो उसे एग्जीक्यूट करने वाले हैं। असगर सर। बहुत बहुत धन्यवाद प्रेम सर। जब ये लॉकडाउन लगा तब से मैं काम कर रहा हूँ, क्योंकि ये पता था हमें पहले से ही कि ये कब तक चलेगा, ये एक महामारी है, कब तक जारी रहेगी, कोई इसका अभी भी इसे खत्म होने का नाम नहीं ले रही। तो अब हमारे स्कूल खुलने वाले हैं, तो जब से लॉकडाउन हुआ तब से मैं पढ़ा रहा हूँ। और जैसे कि सर ने अभी बात कर रहे थे कि बहुत सारा लॉस हुआ है और हमें जो उनका विश्वास जीतना है अभिभावकों का, तो मेरे इस कार्य करने की वजह से, जैसे कि जब लॉकडाउन चल रहा था तो मैं वॉइस कॉल से पढ़ाता था, क्योंकि सब 95% अभिभावकों के पास मोबाइल नहीं था। तो वॉइस कॉल में सारे बच्चों के नंबर मेरे पास पहले से मौजूद थे, तो लॉकडाउन में वो नंबर मुझे काम आए, और उन नंबरों का प्रयोग करके मैं बच्चों को कॉल करता, तो हर बच्चे को 1 घंटा आधे घंटे पढ़ाता था वॉइस कॉल से। तो एक जो बहुत बड़ा ड्रॉबैक आया है कि अभिभावकों का विश्वास कम हुआ है, तो मैं इन चीजों से अभिभावकों का विश्वास जीतने में कामयाब रहा। दूसरी चीज, जब से ये आपका सेकंड फेज शुरू हुआ है, उससे पहले से जब थोड़ी सी छूट दी गई थी, तब से मैंने मोहल्ला क्लास शुरू किया। शुरू में जब मैंने मोहल्ला क्लास शुरू की थी तो मैं बच्चों को एक साथ नहीं बैठाता था, 2 बच्चे 3, यानी कि मैं एक बच्चे के घर गया, उसके अगल बगल के जो बच्चे मिलते थे उनको पढ़ाता था, उसके बाद अगला घर जाता था, यानी कि पूरे दिन में डोर टू डोर जाता था। फिर धीरे धीरे जब थोड़ा सा और छूट मिली तो मैं बच्चों को मोहल्ला क्लास चलाने लगा। अच्छा, मुझे दिख रहा था भविष्य दिख रहा था कि
सारा बर्डन आ जाएगा। अगर जब बच्चा लौट कर आएगा हमारे पास, ये महामारी खत्म होगी, बच्चा लौट के आएगा तो वो शून्य में पहुंच चुका होगा। तब हमारे पास बर्डन बहुत ज्यादा होगा। जैसे क्लास थर्ड का बच्चा है वो क्लास 1 के लेवल पे पहुंच चुका होगा, क्लास 5th का बच्चा है क्लास 2 के लेवल पहुंच चुका होगा। तो ये चीज पहले से दिख रही थी। तो मैंने इस चीज को सोच के मतलब और ज्यादा अपनी मेहनत को बढ़ाया। और मोहल्ला क्लास यानी कि एक एक मेरी मोहल्ला क्लास शाम 5 बजे तक चलती है। तो इससे क्या हुआ कि मैंने जो अभी सर बात कर रहे थे लॉस की, कि लॉस बहुत ज्यादा हुआ है, इस लॉस को मैं रिकवर करने में कामयाब रहा। मैं बताना चाहूंगा क्लास थर्ड का मैंने 60% कवर कर लिया। तो इससे एक बहुत बड़ा, मेरी मोहल्ला क्लास और लॉकडाउन क्लासेस से मेरा एक बहुत बड़ा, व्हाट्सएप पे मैं इतना ज्यादा सक्सेस नहीं हो पाया, लेकिन मोहल्ला क्लास से जो मैं सक्सेस हो पाया। और अभिभावक, यहाँ तक कि मेरी मोहल्ला क्लास में अभिभावक भी साथ में बैठे होते हैं। मैं कोई कहानी सुना रहा हूं तो साथ में अभिभावक भी उस पर प्रतिक्रिया दे रहे होते हैं। तो इससे इस मोहल्ला क्लास में जितने ज्यादा बच्चे नहीं खुश हुए, उससे ज्यादा अभिभावक खुश हुए। सिर्फ वही अभिभावक नहीं जो हमारे, जिनके बच्चे हमारे स्कूल में पढ़ते हैं, यहाँ तक कि जो जिनके बच्चे प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ते हैं, उन वो अभिभावक भी मुझसे आके बात करते हैं और अपने बच्चे भेजते। तो बहुत सारे प्राइवेट स्कूल्स के बच्चे भी मेरे एक मोहल्ला क्लास में क्लास ले रहे थे। तो इससे जो एक बड़ा अच्छा मतलब उद्देश्य ये था, मतलब एक सरकारी स्कूलों का ही नहीं, जो अन्य स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे, उनके अभिभावकों का भी विश्वास पैदा हुआ सरकारी स्कूल के प्रति। क्योंकि एक बड़ा, हम लोग जानते हैं कि एक बड़ा नकारात्मक दृष्टिकोण है हमारे सरकारी विद्यालयों को लेकर, लेकिन ये अब बदल रहा है। ये हम अध्यापकों की मेहनत की वजह से अच्छा मेहनत करते हैं और साथ में इसको थोड़ा प्रोजेक्ट भी करते हैं, दिखाते हैं लोगों को। तो इससे एक बड़ा अच्छा सकारात्मक प्रभाव पड़ता है कि हाँ, सरकारी विद्यालय अब वैसे नहीं रहे जैसे थे, अब बड़ा अच्छा काम हो रहा है। क्योंकि ये दिख भी रहा है कि हमारे विद्यालय परिवर्तित हो रहे हैं, तो चाहे वो कायाकल्प के माध्यम से हो, या मोहल्ला क्लास के माध्यम से हो, या हमारे ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से हो। तो हमने मोहल्ला क्लास से सबसे बड़ा जो फायदा मुझे मिला कि अभिभावकों का विश्वास पैदा हुआ। जैसे कि अभी जो प्रेरणा ज्ञानोत्सव होने वाला है, उसमें जो चौपाल लगने वाली है, उसमें हमें बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। हमारी एक कॉल पे बहुत सारा अभिभावक आ जाता है, क्योंकि उसका इतना ज्यादा विश्वास पैदा हो गया है हमारे प्रति, हमारे विद्यालय के प्रति, कि जो है वो बहुत खुश है इस चीज से, कि वो दिखता है। क्योंकि अभिभावक कहता है कि सर, आज तक मुझे ऐसा कोई नहीं मिला, आप पहले क्यों नहीं आए। यानी जिनके बच्चे 5 पास कर चुके हैं, वो अभिभावक आके मुझसे कहते हैं कि सर आप पहले कहे नहीं आए। तो हम उनसे बताते हैं कि 4 साल की नौकरी हुई है मेरी अभी, तो मतलब नौकरी पाने से पहले कैसे आ सकते थे। तो बहुत ज्यादा विश्वास पैदा हुआ है। और इस चीज को, और दूसरी चीज, साथ ही साथ मोहल्ला क्लास खत्म होने के बाद मैं घर पे आता था, तो मतलब एक बात बता दूं, मैं ट्रूली बोल रहा हूं कि मेरा 24 घंटा सिर्फ सोना छोड़ दीजिए, सोना छोड़ दीजिए, क्योंकि मैं कुछ नहीं करता हूँ, कोई काम नहीं, सिर्फ सोना। जितनी देर सोता हूँ उतनी देर आराम करता हूँ। घर पे आने के बाद यहाँ पर मेरे चारों ओर, जहां मैं बैठा हूँ उसके चारों ओर टीएलएम है, दफ्ती है, चलिए, बहुत कार्डबोर्ड है, बढ़िया। बहुत कुछ। मैं आपको रोकना चाहूंगा, आज वैलेंटाइन डे है। जी। और हम में से सभी लोग, मतलब बहुत सारे टीचर्स जो इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, मेरे ख्याल से आज व्यूअर्स की संख्या भी 100 के आसपास थी, इसीलिए मुझे लग रही है, क्योंकि एक दिन जो है साल में एक दिन आता है, और उस दिन भी हम लोग शिक्षा पर चर्चा करने के लिए बैठे हैं। तो मतलब ठीक है, देखिए क्या होता है कि एक टीचर के रूप में तो हम हैं ही, और घर पे भी बहुत सारी परिस्थितियां होती हैं। तो मैं आपको अभी बधाई देना चाहूंगा कि हो सकता है आप अभी अनमैरिड हैं, इसलिए बहुत सारे जो है समय आप बहुत अच्छा मतलब अपने समय को यूटिलाइज कर पा रहे हैं, और इस चीज के आप बधाई के पात्र हैं। जी, चलिए कंटिन्यू करते हैं, थोड़ा सा मजाक था, जोक से पार्ट। प्रेम सर, मैं मैरिड हूँ। अरे बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तब तो भाभी जी काफी गुस्से में होंगी। सर बहुत ज्यादा, 2 साल हो गए शादी हुए। तो एक्चुअली क्या है ना कि जैसे कि प्रेम सर ने कहा कि आज वैलेंटाइन डे है, तो हम लोग की जो मोहब्बत है वो शिक्षा है, एजुकेशन है, तो इसीलिए हम लोग जुड़े हुए हैं। और मैं बता रहा था कि 2 चीजें ने मैंने इस दौरान बहुत की, एक तो मोहल्ला क्लास और एक टीएलएम। क्योंकि जब हमारे पास टाइम भी था, वैसे मेरे पास कम टाइम बचता था क्योंकि 5 बजे तक मेरी मोहल्ला क्लास चलती थी, लेकिन फिर भी संडे को या रात में मैं उसके अकॉर्डिंग, जैसे कि प्रेरणा सूची में जो हमारे लर्निंग आउटकम दिए हैं उसके अकॉर्डिंग मैं अपने टीएलएम बनाता रहा हूँ
कि किस चैप्टर में किस तरीके का टीएलएम मैं यूज कर सकता हूँ या किस तरह की गतिविधि का मैं प्रयोग कर सकता हूँ। तो उसका एक मैं फॉर्मेट तैयार करता आ रहा हूँ। एक नई चीज में बना रहा हूँ, बाल रस करके मैं एक कविता की बुक तैयार कर रहा हूँ। बहुत जल्द मैं उसको जो है आप लोगों के सामने शेयर करूंगा। करीब 8-10 कविताएं भी उसमें हुई हैं। तो एक मतलब 50 मैंने टारगेट रखा कि पहला वॉल्यूम 50 का मैं शेयर करूंगा बाल रस नाम से एक, ताकि जो है जब ये हमारा प्रेरणा ज्ञानोत्सव में ये 0 पीरियड जो हमारा सर बता रहे थे शुरू हो, तो इसमें इस तरीके की मैं एक्टिविटीज करा सकूं। और मेरा जो बड़ा अच्छा एक चीज होता है कि मैं बोर्ड का प्रयोग करना बहुत कम यूज करता हूं। मैं बच्चों के साथ में ही बैठ के सारा काम करता हूं। जैसे कि क्योंकि बहुत सी चीजें जब आप बच्चों के साथ इन्वॉल्व होते हैं तो वहीं से आइडियाज मिल जाते हैं। जैसे कि अभी मैं एक चीज छोटी सी एक्टिविटी शेयर करूंगा कि मैं बच्चों को सम विषम संख्या पढ़ा रहा था। तो बच्चे गोली खेल रहे थे जब मोहल्ला क्लास में, मैंने वहां देखा कि तो मुझे अपना बचपन याद आया कि हम लोग जुस तक खेलते थे। आप लोग शायद याद होगा कि बच्चे ऐसे ऐसे करते हैं और जुस जो होता है वो आपका इवन नंबर होता है और तक जो होता है वो ऑड नंबर होता है। बच्चे गोली में खेलते थे। तो मुझे कहा ये तो सम विषम यानी ऑड इवन में पढ़ाना ही नहीं है, ये तो वहीं से निकल आया। भाई वो पहले से ये चीज जानते हैं, सम विषम पहले से ही जानते हैं। तो बच्चों के साथ जितना आप इन्वॉल्व होंगे आपको उतना ज्यादा आपका कार्य आसान हो जाएगा। वो वहीं से आइडियाज मिल जाएंगे आपको। जैसे एक छोटी सी एक और आइडिया मैं शेयर करता हूँ। एक एक्टिविटी थी, बचपन में हम लोग गिट्टी फोड़ खेलते थे, मतलब वो गिट्टी लगाते थे और गेंद से उसको मारते थे। हो सकता है कि आपके जनपद में अलग नाम दिया हो जाता है उसको, हमारे यहाँ गिट्टी फोड़ होता था। तो उससे मैंने क्या किया कि असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर खेलना शुरू कर दिया उससे। कि बच्चों को क्या किया कि गिट्टी रख दिया और बताते थे, जब गेंद फोड़ने चलता था बता देते थे कि आपकी टीम किस ऑर्डर में उसको लगाएगी। तो जब आप बच्चों के साथ जितना ज्यादा इन्वॉल्व होंगे आप उतने ज्यादा आपकी एक्टिविटीज, आपके जो शिक्षण कार्य वो आसान होता जाएगा। और जैसे कि एक दूसरी चीज, तीसरी चीज, क्लास डेकोरेशन में कर रहा हूँ, अपना क्लास डेकोरेट कर रहा हूँ कि एक बढ़िया सा भव्य क्लासरूम हो, जब बच्चा उसमें इंटर करे तो उसको मजा आ जाए। बिल्कुल। तो मैं अपने जो है MS ऑफिस का यूज करके मैं कुछ चीजें डिजाइन करता हूँ और उसको निकलवा रहा हूँ मैं फ्लेक्स प्रिंट पर, उसको चस्पा कर रहा हूँ। तो जब मैं पूरा हो जाएगा, पूरा क्लासरूम अच्छे से डेकोरेट हो जाएगा तो शेयर करूंगा उसको। तो ये चीजें हैं जो मेरी मतलब तैयारियां हैं, मैं कर रहा हूँ। और तीसरा है लेसन प्लान। ये 3 चीजों पे मैं काम कर रहा हूँ ताकि मैं अपना ही काम आसान कर रहा हूँ। जब मैं पूरी तरीके से क्लासेस स्टार्ट हो जाए, बच्चे आना शुरू हो जाए, तो मेरा कार्य आसान हो जाए। तो ये मेरी बिल्कुल। तैयारियां हैं जो मैंने आपसे शेयर की। और ये एक बात है, जो क्लास मोहल्ला क्लास कुछ लोगों ने बड़ा अपोज भी किया, लेकिन इससे मुझे बहुत फायदा हुआ। यानी कि मैंने 60% प्रेरणा लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। क्योंकि ध्यान याद रखिए, आप नोटिस करेंगे जिस दिन क्लास में आपका बच्चा आएगा आप कहेंगे ये क्या है। सच बता रहा हूं कि आप अचंभित होंगे कि ये क्या है, मेरा 3 का बच्चा ये तो 0 पे पहुंच चुका है। क्योंकि जब क्लासेस स्टार्ट की थी मोहल्ला क्लास, तो मैंने कहा ये मतलब मुझे एक धचका सा लगा कि जो मेरे टॉप बच्चे थे, बहुत अच्छे बच्चे थे, वो 0 में पहुंच चुके थे। क्योंकि होता क्या है, बच्चा जितनी जल्दी अडॉप्ट करता है उतनी जल्दी भूलता भी। सब कुछ भूल गए थे लेकिन फिर वो कवर कर ले गए। तो आप ये रियलाइज करेंगे जब बच्चा आपके पास आएगा तो आप सोचेंगे कि ये क्या हुआ है। तो इस चीज को पार्ट मतलब मैंने मोहल्ला क्लास से मेहनत करके इस चीज को पाटा। मेरा एक क्लास में 72 बच्चे हैं, तो मैंने 60% प्रेरणा लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। आप सोच सकते हैं कि अब मेरा कार्य कितना आसान हो गया। तो मैंने किसी पे एहसान नहीं किया, अपने ऊपर एहसान किया। इस मेहनत से मैंने बिल्कुल। अपना फायदा किया कि भाई मेरा जो बर्डन होता है मुझे स्कूल खुलने पे, वो मेरा आसान हो गया। तो ये तैयारियां थी कि जो मैं अपनी चीजों को आसान करने के लिए कर रहा हूँ। जी, बहुत बड़ी बात आपने बताई कि आप अपनी चीजें खुद आसान करते हैं अगर आप किसी चीज के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट करते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली हमारा टारगेट तय है कि हमें वो लक्ष्य हासिल करना है। और उस लक्ष्य को हम जितना ही देर तक डिनाई करेंगे, प्रोकास्टिनेट करेंगे, उतना ही हमारे ऊपर बर्डन बढ़ेगा। और जितनी हम जल्दी जल्दी उसके लिए प्रयास करेंगे उतनी ही जल्दी हम लक्ष्य तक पहुंचेंगे। तो और मैं आपसे एक साझा करना चाहूंगा कि मैंने 2 साल पहले जब पहली बार असगर सर की हमने एक पहली पोस्ट शेयर की थी, वो थी कि इन्होंने क्लासरूम में एक जो वेस्ट, हम लोग से बहुत सारे पेपर सारे वेस्ट हो जाते हैं,
तो उन पेपर का भी हम कुछ कर सकते हैं। तो इन्होंने कुछ डब्बे इस तरीके से एक गत्ता बनाया था और क्लासरूम में ही उसे लगा दिया था, और उसको उन्होंने गार्बेज बॉक्स इस तरीके से कुछ बनाया था, तो हमने उसे शेयर किया था। तो ये बड़ी अच्छी चीज होती है कि हम बच्चों के साथ मिलकर ही उनसे कोई एक एक्टिविटी डिजाइन करें और उन्हीं को उसमें इन्वॉल्व भी कर दें, तो लर्निंग बढ़ जाती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत अच्छी अच्छी चीजें आपसे सीखने को मिली, और हम चाहेंगे कि आप ये जो भी कंटेंट बना रहे हैं, फ्लैक्स बना रहे हैं, इन सारी चीजों को आप शेयर करें। और यहाँ पर हम छोटी सी चीज शेयर करना चाहते हैं। हमारे सामने ये ई पोस्टर ऐप है, और आप सब बहुत सारे टीचर्स, 5000 से ज्यादा टीचर्स उसे यूज करते हैं और उसमें कंट्रीब्यूट भी करते हैं। उसमें मिशन प्रेरणा आधारित हमने 4 सब कैटेगरीज ऐड करी हैं। पहला है प्रेरणा लक्ष्य एवं प्रेरणा सूची आधारित दक्षताओं आधारित ई सामग्री। उसमें जितनी भी दक्षताएं दी गई हैं कक्षा 1 से लेकर के 5 तक के हिंदी और गणित की, उसमें अलग अलग दक्षताएं दी गई हैं, जहां पर जाकर के आप अपने कंटेंट वहां शेयर कर सकते हैं। अगर दूसरे टीचर्स ने अपलोड किए हुए तो वहां से अपने कंटेंट रिसीव कर सकते हैं, और आपके कंटेंट ज्यादा से ज्यादा एक ही पोस्ट में शेयर हो। इसका एक सबसे बढ़िया तरीका है कि आपके पास, मान लीजिए आपके पास 15 या 20 आपके पास फोटोग्राफ्स हैं, आपने उनको एक फोल्डर बना करके अपनी ही गूगल ड्राइव में सेव कर दिया, और गूगल ड्राइव में उसमें लिंक शेयर ऑन कर दिया आपने, उसका पब्लिक कर दिया कि कौन उसे व्यू कर सकता है, कौन उसे डाउनलोड कर सकता है, उसमें सेटिंग चेंज कर दी, और वहां से लिंक उठाया और यहाँ पर जाकर लिंक पेस्ट किया, और उसका एक आपने एक अच्छा सा थंबनेल बना करके वहां पेस्ट कर दिया। तो जब भी कोई उसे क्लिक करेगा तो आपकी सारी सामग्री उसके सामने होगी, और ये सारी चीजें एक दूसरे को हेल्प करती हैं, और हम दूसरों से भी सीखते हैं। और यहाँ पर सिर्फ सीखना ही नहीं है, ये हमारे काम भी आ जाती हैं चीजें। जैसे हम अगर सारी चीजें खुद ही करने बैठ जाएं, हम जिस घर में रहते हैं, अगर हमने अपने मिस्त्री की मदद ना ली होती, हमने अगर उसके आर्किटेक्चर की मदद ना ली होती, और अपने पेंटर की, और सारी चीजें सब लोग मिलकर के उसे कंट्रीब्यूट करते हैं। किसी की ड्राइंग बड़ी अच्छी है, किसी की एक्टिविटी बड़ी अच्छी, कोई डिजाइन करता है, कोई अच्छा कविता बनाता है, कोई अच्छी कहानियां गढ़ता है, कोई अच्छे तरीके से अपने क्लास में डिलीवर करता है अपने कंटेंट को। तो ये सारी चीजें जब समअप होती हैं तो एक बहुत अच्छा संग्रह बनता है। तो इसीलिए ये पोस्टर ऐप हमने बनाई, और उसमें आप जाकर के इन जो कैटेगरीज हैं वहां जाकर के अपने कंटेंट कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। और मैं वापस आता हूं आज की जो हमारा टॉक शो का विषय है कि हम किस तरीके से अपने विद्यालय में एसओपी को क्रियान्वित करेंगे। हम जानना चाहेंगे सोनम मैम से। सोनम गुप्ता मैम हरदोई से हैं, पीएस महादेवापुर। तो सोनम मैम, आप बताएं कि आपने किस तरीके से तैयारी की हुई है, और किस तरीके से लॉकडाउन में आपने चीजों को संभाला, बच्चों तक अपनी चीजों को किस तरीके से शेयर किया, और आगे का क्या प्लान है। सभी साथियों एवं व्यूअर्स को नमस्कार। मैं मोहल्ला क्लास शुरू के 2 घंटे चलाती हूँ, उसके बाद में अभिभावक से संपर्क भी इसी बीच हो जाता है। मोहल्ला क्लास चलाने का सबसे बड़ा फायदा तो हम ही को होता है कि हमारे जो बच्चे हैं वो उस स्तर पर रहेंगे, थोड़ा सा उनका स्तर बढ़ेगा, और हमें ही आराम होगी जब हम विद्यालय आएंगे बच्चे जब हमारे वापस। तो असगर सर की बात से मैं पूर्णतया सहमत हूँ कि मोहल्ला क्लास चलाकर हम अपना ही फायदा कर रहे हैं। तो मैं भी जब से स्कूल खुलने का आदेश हुआ है तब से मैंने मोहल्ला क्लास का समय कम कर दिया है। नहीं तो मैं 2 बजे, 2:30 बजे तक, 3 बजे तक चलाती थी, और अब मैं 12 बजे तक मोहल्ला क्लास लेती हूँ। और हमारे यहाँ जो कक्षाएं हैं वो विभाजित हैं, तो मुझे कक्षा 1 मिला है। तो लेकिन हमारे यहाँ 3 गांव के बच्चे आते हैं, तो जो पास का गांव है अक्सर मैं उसी गांव में जाती हूँ, और अभिभावकों से भी संपर्क होता है। और जैसा कि सर ने बताया कि एसएमसी गठन, जो एसएमसी होती है, अभी हम लोगों ने विद्यालय में अनेक परिवर्तन किए हैं। वो एसएमसी सदस्यों को बुलाकर अभी बुधवार को जो मीटिंग हुई थी उसमें दिखाया गया, तो उसमें बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला, और बहुत ही सभी सदस्य एवं अध्यक्ष हमारे जो एसएमसी के हैं वो प्रसन्न हुए। मैं बता दूं कि हमारे एसएमसी के अध्यक्ष जो हैं वो खुद भी एक अध्यापक हैं,
और प्राइवेट अध्यापक हैं, हालांकि उन्होंने बीएड और टीईटी क्वालिफाई हैं। और हमारे विद्यालय की व्यवस्था देखकर उन्होंने कहा कि इस साल मेरी जो कक्षा 5 साल की बच्ची है, मैं उसका नामांकन जो है आपके स्कूल में कराऊंगा कि मैम इतना अच्छा पढ़ाती हैं और सभी शिक्षक इतना अच्छा पढ़ाते हैं। और मुझे तो नहीं उम्मीद थी, क्योंकि अधिकांशतः ऐसा हम लोगों ने देखा है कि जो साधन संपन्न परिवार से बच्चे आते हैं वो सरकारी स्कूल में बच्चों को अपने नहीं पढ़ाना चाहते हैं। लेकिन अब माहौल बदल रहा है, सभी लोग सतत प्रयास कर रहे हैं, इस वजह से एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। और मोहल्ला क्लास के मैं अपने कुछ एक्सपीरियंस और कुछ फायदे शेयर करूंगी। जैसे मोहल्ला क्लास में हम जाते हैं तो प्राइवेट स्कूल के जो बच्चे हैं वो भी पढ़ने आते हैं, तो इससे क्या हुआ कि हमारा जो कनेक्शन है वो उन बच्चों के साथ भी हुआ, उन बच्चों को भी हमने पढ़ाया। तो अधिकतर अभिभावक जो हैं बहुत से मतलब जिस दिन जाओ अक्सर मिलते हैं कि मैम नाम लिख लीजिए, अभी नाम लिख लीजिए। तो हमने कहा कि हमारे यहाँ नामांकन 1 अप्रैल से शुरू होगा, आप तब नाम लिखवाइए और पढ़ाने के लिए आप भेज सकते हैं, हम उसको काम दे देंगे और काम चेक कर देंगे, लेकिन एडमिशन हम 1 अप्रैल से ही करेंगे। तो संभवतः हम लोगों के नामांकन में मोहल्ला क्लास का बहुत बड़ा फायदा ये होगा कि बहुत वृद्धि होगी। और जल्द ही हम अपने विद्यालय में जो भी कार्य कर रहे हैं जो पूरे हो जाएंगे, जो भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं, तो एक शिक्षा चौपाल का आयोजन करेंगे। क्योंकि गांव में इतना जगह नहीं होता है, मतलब अभी फिलहाल मैं अपने गांव की बात कर रही हूँ कि किसी घर में इतना नहीं है कि हमें नहीं लगता है कि हम कर पाएंगे। सबके गांव का अलग अलग माहौल होता है, तो करेंगे। और उसके बाद में मैं अपनी तैयारी के विषय में बताना चाहूंगी कि सबसे पहली जो तैयारी की है वो हम लोगों ने जो हम लोग कोर्स करते हैं उससे प्रेरित होकर हम लोगों ने अपना सिटिंग प्लान चेंज किया है कि अधिक से अधिक बच्चों तक हम पहुंच सके। इसके लिए हम लोगों ने यू आकार का सिटिंग प्लान इस बार बनाया है, और जिस क्लास में बच्चे ज्यादा हैं उसका कुछ डिफरेंट किया है, कुछ डिफरेंट तरह से तैयार किया है उसको। और उसके बाद मैं अपने टीएलएम के बारे में बताना चाहूंगी कि मैंने जो भाषा संबंधी टीएलएम तैयार किए हैं, क्योंकि मैंने जब मोहल्ला क्लास में गई तो मैंने देखा कि बच्चे जो हैं वाकई में कुछ बच्चे तो जल्दी से सीख गए हैं और उन्होंने प्रेरणा लक्ष्य जो हमारा है वो हासिल कर लिया है, लेकिन कुछ बच्चे जो हैं वो अभी नहीं सीख पाए हैं। तो मैं दोनों विषयों में बात करूंगी, जिन्होंने सीख लिया है और जो नहीं सीख पाए हैं। तो जिन्होंने सीख लिया है उसको मैं ऐसे करती हूँ कि मैं उन्हें एक जो हमारी हिंदी की किताब है कलरव, उसका मैं उन्हें एक पेज सुलेख लिखने को देती हूँ, जिससे उनकी राइटिंग भी अच्छी होती है। उसके बाद में मैं उसी पेज से उन्हें प्रश्न देती हूँ, और बच्चे उस प्रश्न को उत्तर ढूंढ के अपने आप लिखते हैं, जो लोग अच्छे से पढ़ लेते हैं किताब। और जो नहीं पढ़ पाते हैं किताब, उसके लिए मैंने क्या किया है कि मैंने कई तरह की चार्ट बनाए हुए हैं, जिसपे छोटा आ बड़ा आ लिखा हुआ है, और कई तरह के मतलब मार्केट में भी अवेलेबल है हम लोगों के टीएलएम। उससे बच्चे सीखते हैं, तो मैं छोटा सा पैकेट होता है प्लास्टिक का आता है, वो लेके चली जाती हूँ, कभी कार्ड्स लेके चली जाती हूँ, तो उससे भी सिखाते हैं। उसके बाद में जब बच्चा ये छोटा आ से लेकर ज्ञा तक हमारा जान जाएगा, तो हम उसे मात्राओं पे आते हैं। तो मात्राओं के लिए मात्रा खिड़की है और एक मात्रा चक्र होता है, वो बना के हम उसे सिखाते हैं। और मैंने मेरी ड्राइंग नहीं अच्छी है, तो इस वजह से मैं क्या करती हूँ कि A4 साइज के पेपर पे आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग जब 12 खड़ी पढ़ाते हैं तो बच्चा क्या करता है, रट लेता है, कक्का किक्की कुक्कू केके कोको कंका रट लेता है। उसके बाद में क्या होता है कि जब हम उसे पढ़ाने के लिए कहते हैं, पढ़ने के लिए किताब में कोई शब्द, तो वो नहीं पढ़ पाता है। तो इसके लिए मैंने एक उपाय निकाला, जो मुझे मतलब समस्या हो रही थी। तो मैं बहुत सालों से ही इस समस्या को झेल रही हूँ, क्योंकि कभी मैं एकल शिक्षिका थी, अभी मेरा विद्यालय अंग्रेजी माध्यम हो गया है, तो आ गए हैं। तो मैंने एक और साइज के पेपर पे जैसे क अक्सर क्या होता है कि बच्चा पढ़ता है का खा, तो मैंने पहले उसको वो मतलब उच्चारण में क ख ग, फिर उसको मैंने बड़ा की मात्रा सिखाने के लिए क से ज्ञा तक की हमें ऐसे बोलना है, का खा
वाह, और फिर इसी तरह से ज्ञा तक उसे लिखना और उच्चारण करना, पहले उच्चारण करना सिखाएंगे फिर उसे लिखना सिखाते हैं। इस तरह से सारी मात्राओं का बना रखा है की गी, फिर ऐसे ही छोटा ऊ बड़ा ऊ छोटी बड़ी ऐसे करके पूरा बनाया है। उसके बाद में मैंने जैसे अब क्या होता है कि बच्चा अब इस स्तर पे पहुंच जाता है कि वो सरल शब्द तो पढ़ लेता है लेकिन कठिन नहीं पढ़ पाता है, जिसमें आधे अक्षर आधे वर्ण आते हैं, जैसे क्या है, या मतलब आधी का है, आधी खा है, ख्याल है, ख्वाब है, इस तरह के जब आधी राह है, कठिन शब्द आते हैं तो वो नहीं पढ़ पाता है। तो उसके लिए मैंने क्या किया है कि आदि का से लेकर के या तक, किसी में जैसे का में बहुत सारे शब्द मिल जाते हैं, खा में नहीं मिलते हैं, किसी में ज्यादा किसी में कम, जिस तरह से भी मिलते हैं। तो अभी मैं उस पर काम कर रही हूँ, अभी मैं वहां तक नहीं पहुंची हूँ। तो मैं हर अक्षर को A4 साइज के पेपर पे मैं शब्द को लिखूंगी और इसे मैं तैयार कर दूंगी, ताकि जब भी हमारे बच्चे वापस आए, क्योंकि मैं इंचार्ज प्रधानाध्यापिका हूँ, लेकिन मैं उस चीज को उतने अच्छे से इसलिए नहीं कर पाती हूँ क्योंकि मेरा सारा ध्यान बच्चों पे होता है। तो कभी कभी लेकिन ये होता है कि हमें ऊपर से प्रेशर आता है कि नहीं आपको मैडम रिपोर्ट देनी है। तो मैं ये सब अपने ही फायदे के लिए तैयार करके रख रही हूँ, और मैं सभी शिक्षकों और शिक्षिकाओं या जो भी प्रधानाध्यापक इंचार्ज है, तो मैं उनसे यही कहूंगी कि अगर हम अपनी तैयारी पहले से करके रखेंगे तो हमें बाद में बहुत आसानी होने वाली है। और हिंदी की भाषा की जो दक्षता है उसके लिए हमें ये बहुत सारी गतिविधियां जो संदर्शिका है उनमें दी हैं, तो गतिविधि के माध्यम से बच्चे बहुत जल्दी सीखते हैं और बहुत अच्छे से सीखते हैं। तो हम देखेंगे कि उन्हें गतिविधि सिखाएंगे। और जो भाषा की दक्षता है उसमें तो हम लोग अधिकतर दक्षता जो है बच्चों से बात करके ही प्राप्त करते हैं। बहुत सुना है कि बच्चे कोरा कागज होते हैं, लेकिन मैंने जब कक्षा 1 को पढ़ाती हूँ तो मुझे कभी ये नहीं लगता है कि बच्चे कोरा कागज होते हैं। जब हम उनसे बात करते हैं तो वो छोटा बड़ा आगे पीछे लंबा और छोटा ये सब उन्हें पहले से ही ज्ञान है। अधिकतर बच्चे रंगों का भी ज्ञान रखते हैं, अधिकतर दक्षताएं तो वो पहले से हासिल किए हुए होते हैं। बस हमें उनसे बात जब करते हैं तब हमें पता चलता है, बस हम उन्हें अपने शब्दों में जब हम उनसे बात करेंगे अच्छे से तो हमें जो है पता चलेगा कि बच्चे अधिकतर दक्षता हासिल करते हैं। और उसके लिए भी जैसे गणित के TLM है तो छोटा बड़ा है, तो कोई फूल बना लिया छोटा सा, कोई बड़ा सा बना लिया, और एक हम लोगों को स्क्रैप बुक होती है उस पे हम पहले से लगा के रख सकते हैं। और नहीं है तो हम लोगों की क्लास में बहुत सारी सामग्री होती है पहले से। तो मैं क्या करती हूँ, जब मैं पढ़ाती हूँ तो मैं देखती हूँ कि कोई छोटा ताला उठा लिया, कोई बड़ा पेन उठा लिया, कोई चौक उठा ली, कोई चौक का डब्बा उठा लिया, कोई फोटो रखी है वो उठा लिया, किसी बच्चे को दूर खड़ा कर दिया, किसी बच्चे को पास खड़ा कर दिया। इस तरह से अधिक जो हमारे आसपास की सामग्री है उसका भी मैं अक्सर यूज करती हूँ कि बच्चा जो है क्योंकि देखता है जो अपनी चीजों को, जिन चीजों को वो छू सकता है, जिन चीजों को वो देख सकता है, उससे वो जल्दी सीखता है। तो मैं जो है इस तरह से अपना शिक्षण करती हूँ। और बहुत बहुत धन्यवाद प्रेम सर, और बस मैं इतना ही कहना चाहूंगी। चलिए बहुत बढ़िया। सोनम मैम को हम 2014 से जानते हैं। हम लोग नौकरी में आने से पहले बड़े बड़े संघर्ष किया करते थे और आपने उस संघर्ष को अभी भी जारी रखा हुआ है, देखकर बहुत खुशी मिलती है। और आपने बताया कि आपकी ड्राइंग नहीं अच्छी है, तो मैं बताना चाहूंगा कि ये झूठ बोल रही है, सरासर झूठ है। बहुत अच्छे अच्छे चार्ट इनके होते हैं। और पहली बात तो टीचर्स को हम ये चीज शेयर करना चाहते हैं कि अगर आपकी हैंड राइटिंग अच्छी है, अगर आप अच्छे शब्द बनाते हैं, अच्छे वर्ण बनाते हैं, तो आपकी आर्ट कैसी भी हो क्या फर्क पड़ता है। आपको अल्टीमेटली आपका गोल तो शब्द सिखाना है ना, तो फिर वहां पर आर्ट ड्राइंग की बात नहीं है। आप अब एक हमारी तरफ से एक एडवाइस ये रहेगी कि आप लोग मोटा मार्कर पेन यूज करें, जो आप हम दिखाएंगे नेक्स्ट। अभी तो मेरे पास नहीं है, बैग में पड़ा हुआ है। एक 10 रुपए का एक बड़ा अच्छा स्केच आता है लक्सर का। उसमें क्या होता है कि एक साइड में कट होता है थोड़ा सा आगे, तो उसमें जब हम रोटेट करते हैं तो उसमें कुछ डिजाइन अपने आप बन जाती है। तो क्या करते हैं कि हमें, जैसे मैम ने बताया कि कुछ हम A4 साइज के पेपर पर बड़े बड़े अक्षर बना रहे हैं, तो ये सारी बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो हम सभी कर सकते हैं। उसमें ड्राइंग की बहुत विशेष आवश्यकता नहीं है, बस एक जज्बा होना चाहिए, हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि हमें करना है। हम चाहते हैं कि संजीव सर हमारे तीनों जो हमारे अतिथि शिक्षक हैं
उन पर अपने कमेंट अपने शब्दों में करें, और फिर उसके बाद हम आज के विषय में जो हमारे यहाँ पर साथी बैठे हुए पूरन लाल सर, हम एक विशेष चर्चा करना चाहते थे कि आप इस समय ड्यूटी पर हैं। और हाँ बताएं सर। मैं यहाँ पर थोड़ा जोड़ना चाहूंगा, जैसे कि मेरी भी आर्ट बहुत खराब है, यानी कि मैं एक सिंपल सा आम नहीं बना पाता हूँ। लेकिन इसको मैंने कहाँ से दूर कर दिया कि जैसे कि मुझे कोई भी फिगर चाहिए या कोई भी कुछ भी चाहिए, हाथी का, गाय का, तो मैंने क्या किया है कि जो पुराने बच्चे होते हैं या जो प्राइवेट स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं हमारे घर के ही, या और भी जो बच्चे, उनकी सारी बहुत ढेर सारी बुक मैंने कलेक्ट कर रखी है, तो उससे सारे फिगर मुझे मिल जाते हैं। या रद्दी वाले से ले लेता हूं मैं पुरानी बुक्स, तो उससे हमारा काम आसान, क्योंकि हमारी भी आर्ट बहुत खराब है, तो उससे क्या होता है कि मुझे बनाना नहीं पड़ता, मैं उसको चस्पा कर लेता हूँ। तो बहुत बढ़िया। आपकी मैंने कुछ डायरी देखी हुई है जो आपने कंटेंट बनाए थे, छोटे छोटे फाइल, उसमें हमने देखा कि पुराने पेपर की पुराने जो किताबें जो यूजलेस हो चुकी हैं पिछले सत्रों की, वहां से आप उनकी फोटोज काट करके और उनको जैसे पूरा चैप्टर है उस चैप्टर को नए तरीके से लिखते थे। मतलब चित्र वही होते थे जो पुरानी किताबों के होते थे, उसमें सेंटेंस जो बीच में लिखते थे वो सर के खुद के होते थे। तो ये सब आप भी कर सकते हैं, हम शेयर करेंगे। और मैं एक व्यूअर्स के लिए एक बात कहना चाहता हूं कि आज का सेशन हमारा यूट्यूब पर हो रहा है, और ये जैसे ही सेशन यहां से एंड होगा आप सभी के कमेंट खत्म हो जाएंगे यहां से, मतलब इस पोस्ट पर आपको कमेंट नहीं दिखेंगे। तो हमारा पहले मिनट से प्रयास है कि जितने लोग यहाँ पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, हम उन सभी के प्रतिक्रियाओं को, उनके प्रयासों को हम यहाँ पर स्क्रीन पर शेयर कर रहे हैं। और स्क्रीन पर शेयर करने का मतलब है कि हम आपको थैंक्स कर रहे हैं। तो जितने भी टीचर्स हमारे साथ इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं, अपनी इमोशंस को, अपने आइडियाज को, अपने क्वेश्चंस को यहाँ पर व्यक्त जरूर करें, ताकि इस जो पूरे वीडियो की मेमोरी है लाइफ टाइम जुड़ी रहे इस कार्यक्रम के साथ ही। और मैं बताना चाहूंगा कि राजा सोहेल देव के बारे में आप सभी ने सुना होगा। 16 तारीख को उनकी जयंती मनाई जानी है बहुत बृहद स्तर पर, और हम इसके भाग्यशाली हैं कि ये बहराइच के ही हमारे राजा थे। और हमारे पड़ोस में ही एक बड़ी सी झील है, चित्तौरा झील, वहीं पे उनकी मूर्ति भी बनी हुई है, और वही मूर्ति सेम लखनऊ में भी बनी हुई है, चौक में, लाल बाग में। तो अभी हमारे साथ पूरन सर बैठे हुए हैं जो हर कार्यक्रम में हमारे साथ रहते हैं। और पूरन सर अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करें किस तरीके से बहराइच में इसके आयोजन के लिए तैयारियां की जा रही हैं, और फिर हम संजीव सर से आप सभी के जो व्यूज हैं उन पर हम कमेंट लेंगे। पूरन सर। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका आवाज आ रही है सर? बिल्कुल बिल्कुल सर, पहले तो आप सभी का धन्यवाद, सभी व्यूअर्स का धन्यवाद। और मैं आपको बता दूं कि मैं इस समय महाराज सोहेल देव की विजयोत्सव जहां मनाया जा रहा है वहीं उपस्थित हूं, लेकिन मुझे वहां लाइव करने की इजाजत नहीं मिली, तो मुझे एक अलग कमरे में आना पड़ गया, इसलिए मैं वहीं से अपना प्रोग्राम देख रहा हूं। वरना मैं आपको वहां दिखाता कि क्या किस तरह से चल रहा है। महाराजा सोहेल देव जो कि 11वीं शताब्दी में जब महमूद गजनबी ने भारत पर आक्रमण किया था, तो उस समय उनका एक सिपह सालार या एक सेनापति यहाँ पे बहराइच में भी आया हुआ था, और वहां पर महाराजा सोहेल देव ने उससे डटकर मुकाबला किया और उसको परास्त किया था। इसके विजयोत्सव के रूप में ये प्रोग्राम मनाया जा रहा है। और 16 तारीख को जिस दिन बसंत उत्सव होना है, बसंत पंचमी मनाई जानी है, उसी दिन हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ योगी जी यहाँ पर आ रहे हैं, और वो अपने कर कमलों से यहाँ पर एक मूर्ति की स्थापना करेंगे और एक मंदिर का निर्माण किया जाएगा। तो वही तैयारियां चल रही हैं इस समय। और सर, मैं आपको बताऊं, जिस तरह से अभी चल रहा है कि कोविड-19 के बाद में स्कूल खुलने की तैयारियां कैसे की जाएं, क्या उस पर 2 मिनट चर्चा करूं? बिल्कुल बिल्कुल, हम जानना चाहते हैं। जी सर, तो मैं अभी आपको बताऊं कि हमने अभी कम्युनिटी में 3 प्रोग्राम किए हैं। कम्युनिटी में जाकर 3 प्रोग्राम किए हैं, और मिशन प्रेरणा बहराइच के इस पर फेसबुक पेज पर उसकी कुछ झलकियां भी डाली हैं हमने, आप चाहें तो देखें। तो उसमें क्या है कि हमने सबसे पहले कम्युनिटी को ही
विश्वास में लेना ठीक समझा। अभी असगर अली सर ने भी बताया था, बिल्कुल सही बताया था, वो मैं उनसे सहमत था कि जब तक हम अपनी कम्युनिटी को विश्वास में नहीं लेंगे तब तक हम थोड़ा आगे नहीं बढ़ सकते। और वही हुआ कि हमने प्रेरणा ज्ञानोत्सव के नाम से एक बैनर बनवाया, एक जो हमारा प्रेरणा लक्ष्य है उसके लिए एक बड़ा सा बैनर बनवाया, और उसके अलावा जो हमारे ई पाठशाला फेज 2 आदि इन सबको लेकर के, और रीड अलॉन्ग ऐप, हमारे टीवी पर जो प्रोग्राम आ रहे हैं उनके बारे में, रेडियो पर जो प्रोग्राम आ रहे हैं उनके बारे में, जन पहल के बारे में, सभी को लेकर के एक बैनर तैयार करा करके और हम कम्युनिटी में गए, वहां वो बैनर लगाए गए। और उससे पहले हमने एसएमसी की मीटिंग की, और वो मीटिंग भी हमने गांव में ही जाकर की, अपने विद्यालय में नहीं की, गांव में ही की। और वहीं उनको बुलाया और उनको बताया कि कल आपके यहाँ एक हमें प्रोग्राम करना है, एक मेला करना है। उनको बताया, सब लोग तैयार हो गए और जिम्मेदारी भी दी गई कि भैया आप ऐसे करेंगे, आप ऐसे करेंगे, आपको इकट्ठे करना है। हम भी घूमे सब में, पूरे गांव में, बाकी सब लोग भी घूमे। एक दिन का माहौल रहा कि सबको अवेयर करने का कि कल एक प्रोग्राम होगा आपके गांव में, और एक अच्छी सी जगह चुन लीजिए और वहीं बैठ के प्रोग्राम करेंगे। ये बात हमारे जब बीएससी सर को पता चली तो उन्होंने कहा अरे अगर ऐसा कर रहे हो तो ठीक है। उन्होंने 3-4 बीओ की टीम भी हमारे साथ लगा दी, बोले आप भी जाएंगे। और यकीन मानिए इतना अच्छा प्रोग्राम हो गया वहां पर गांव में। एक था चितौरा गांव में, एक सोहेल नगर में था, और एक कोबड़ी गांव था शायद कोई, वहां था। तो इतने अच्छे अच्छे प्रोग्राम हो गए, 3 दिन 4 दिन लगातार प्रोग्राम किए हैं कि सभी लोग ये समझने लगे कि हाँ हम अपने बच्चों को जरूर भेजेंगे, और अब किसी की नहीं मानेंगे, हम अपने बच्चों को भेजना ही है। बच्चे भी ये कहने को तैयार थे कि नहीं सर अब हम किसी की मानेंगे नहीं, हम जाएंगे और अब बिल्कुल ठीक से पढ़ेंगे बढ़िया करके, बस हमें निर्देश देते रहिए कि करना क्या है, वैसे हम करते रहेंगे। बड़ा अच्छा लगा उनके साथ में काम करने में। तो वही है कि हम सबसे पहले कम्युनिटी को विश्वास में ले लें, अगर वो तैयार है तो सब कुछ तैयार है। बाकी के तो जो हमारे कोविड-19 के रूल्स हैं उनको फॉलो तो करना ही पड़ेगा, बस उनको लेकर के चलते रहें। बाकी सर आप ओवर टू यू। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे विचार हैं आपके, और बड़ा हम हर बार आपके लाइव अनुभव से कुछ ना कुछ जरूर सीखते हैं, क्योंकि आप वही सर शायद कुछ कहना चाह रहे हैं। सर कुछ कहना चाह रहे हैं। हाँ वरे सर। सर संजीव जी के कमेंट आने से पहले मैं चाहूंगा, क्योंकि स्कूल रीओपन के संदर्भ में बात हो रही है, तो एसओपी तो बहुत सारी आई हुई है, लेकिन मैं चंद 3-4 पॉइंट्स में अपनी बात रखना चाहूंगा जो सारे शिक्षकों के लिए अच्छा रहेगा अगर उसको देखें। एक तो विश्वास की मैंने पहले ही बात की थी, 3 पॉइंट्स पर मैं बात की था। उस एक और हम लोग 2-3 चीजें कर लें। एक तो चूंकि कोविड निश्चित रूप से अभी और चलने वाला है और ये टीकाकरण आ गया, उसके बाद भी ध्यान है, और ट्रस्ट पैदा करने के लिए 2-3 चीजें हमें करनी पड़ेंगी। एक तो हमें फर्स्ट एड बॉक्स अच्छी तरह तैयार कर लें, जिसमें हमारे पास एक कैलिब्रेटेड कॉन्टेक्ट लेंस वाला इंफ्रारेड थर्मामीटर जरूर रहे, ताकि ये गार्जियंस को भी जब एसएमसी की मीटिंग हो या उसमें हम दिखा सकें कि देखिए हम अपनी पूरी तैयारी कर रखे हैं। सभी बच्चों के गार्जियंस के फोन नंबर हम सभी टीचर्स में सर्कुलेट कर दें, तो वो एक बहुत अच्छा रहेगा कि कभी इमरजेंसी में या बच्चा नहीं आ रहा है या उसको थोड़ी सी फीवर है किस तरह से, तो वो हम डेवलप करने के लिए काफी अच्छा रहेगा कि उसको क्लास वाइज भी अगर हम उसमें लगा के रख दें तो अच्छा रहेगा। दूसरी बात जो है, बाल संसद इसमें बहुत अच्छा काम कर सकेगा हमारा। जो बाल संसद पहले बने हुए हैं या बच्चे जो बने हुए हैं, तो वो बाल संसद के जो बच्चे हैं जिस दिन आते हैं, मान लीजिए थर्सडे को फ्राइडे को जो भी क्लास आ रहा है, उस बाल संसद का वो सदस्य को विभिन्न कार्य दलों का गठन कर दें कि वो बच्चा थोड़ा देखता रहे कि किस बच्चा बहुत ज्यादा कांटेक्ट में ना रहो दूसरे के, मतलब इस तरह से बाल संसद का इस्तेमाल कर सकते हैं। सिटिंग प्लान बहुत महत्वपूर्ण है इसमें। भले बच्चे आपस में खेल रहे हैं गांव में देखने को भी मिल जाएगा, लेकिन हम विद्यालय में जब बुलाएं तो बिल्कुल एसओपी का पालन करते हुए उसका ध्यान रखें। मास्क कितना लगाएंगे बच्चे, ये तो एक थोड़ा सा प्रश्न चिन्ह है, लेकिन मास्क अगर लगा के आते हैं या विद्यालय द्वारा डिस्ट्रीब्यूट हो सकता हो तो ये हम लोग कोशिश भी कर रहे हैं। नहीं लगाएंगे, उनको लगवाना पड़ेगा। जी जी सर।
और थूकने पर बिल्कुल पाबंदी लगा दिया जाए कि कोई बच्चा इधर उधर थूकता हुआ ना दिखाई दे, तो ये कर दिया जाए। हेल्थ डिपार्टमेंट्स के साथ, चूंकि स्कूल में ही बहुत जगह स्कूल में ही लगते हैं कैंप्स लगते हैं जो, तो हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ अच्छा रेपो हम लोग का रहे कि ये सब ट्रस्ट डेवलपमेंट के लिए भी और अपनी तैयारी के लिए भी काफी अच्छा रहेगा। वाश जो कॉन्सेप्ट है, जो है वाटर एंड सैनिटेशन हाइजीन की बात कर रहे हैं, मैं पहले भी इस पर बात किया कि हैंड सैनिटाइजर हो, सोप हो, ये सारी इसको किया जाए। और सबसे महत्वपूर्ण है कि चूंकि हम लोग जानते भी हैं या गार्जियंस के साथ मिलकर इस पर भी देख लें कि कोई बच्चे के जो है अगर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हैं या कोई मेंटल प्रॉब्लम्स हैं, तो उन बच्चों को हम पहले से आइडेंटिफाई करके रखे रहें, ताकि कभी, क्योंकि एक छोटी सी कहीं कहीं हुई एक घटना जो है, चाहे वो हम महाराजगंज अगर डिस्ट्रिक्ट की बात करें, तो कहीं एक दूसरे ब्लॉक में भी एक बच्चे के साथ कोई अगर घटना होती है तो वो पूरे विद्यालय पर एक प्रश्न चिन्ह लगा देता है। तो ये मैं अंत में कहना चाह रहा था कि बाकी एसओपी को पालन करते हुए इन चीजों को भी थोड़ा सा अगर हम देखें तो ये टीचर्स के लिए और सभी लोगों के लिए अच्छा रहेगा। सर धन्यवाद। जी, बहुत जरूरी चीज पर आपने जो है हम सबको फोकस्ड किया, क्योंकि ये एक मौका मिल रहा है हमें खुद को प्रूव करने का, मतलब जिसकी हम डिमांड कर रहे थे महीनों से कि हमें स्कूल में मौका दिया जाए, बच्चों को पढ़ाने का मौका दिया जाए। अगर ऐसे में कोई भी ऐसी घटना घटती है या कोई इसके कोविड के इन्फेक्शन से रिलेटेड कोई बात उठती है, तो हो सकता है ये सारी चीजें रिवर्स बैक हो जाए। तो ये हम सबकी जिम्मेदारी है कि इसको जो हमारी सारी एहतियात बरतते हुए हमें इस चीज को इस तरीके से लागू किया जाए कि पूरी तरीके से ये निष्फल ना होने पाए। जो अभी ये कार्यक्रम आगे बढ़ रहा है, ये आगे ही बढ़े, फिर रिवर्स गियर इसमें ना लगे, क्योंकि अगर इस बार वापस हमने टर्न किया तो फिर चीजें बहुत मुश्किल हो जाएंगी। एक बार अभी संभलने का मौका मिला है, इसको हम आगे ऐसे ही कंटिन्यू करें। इस बीच में हम कुछ कमेंट्स ले लेते हैं, तब हम संजीव सर को दोबारा से कॉल करेंगे। सविता मैम ने लिखा है कि A4 साइज या चार्ट पेपर स्टाइलिश लिखने के लिए कलर चाक, कलर टेप, मार्कर आदि पेन का भी उपयोग किया जा सकता है। आपके बहुत सारे कंटेंट्स मिलते रहते हैं ग्रुप में, और आपने ऐप में भी अपडेट किया है। और टीचर्स, आप सभी लोग प्ले स्टोर पर जाकर के ई पोस्टर संज्ञान सर्च करेंगे या मिशन अभ्युदय सर्च करेंगे, आपको ऐप मिल जाएगी। और उस ऐप पर ये सारे जितने लाइव कार्यक्रम होते हैं, सर की एक्टिविटीज होती है, डेली मॉर्निंग असेंबली में एक एक्टिविटी आती है सर की, मिशन प्रेरणा से पर आधारित होती है, जो किसी येलो कोड को लेकर के होती है। तो लगभग 95% सारी एक्टिविटीज बन चुकी हैं, और वो डेली मॉर्निंग असेंबली में वहां पर आप कॉर्नर पे सबसे टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे क्लिक करेंगे तो वहां पर प्रार्थना सभा खुल जाएगी। और ये 1 जुलाई से लेकर के अब तक का सीधा आप चले जाएंगे, यहाँ आपको मिल जाएगी। और आपको उस दिन का पोस्टर चाहिए तो आप और बैक में चले जाएंगे। तो ये काम सालों से हो रहा है और आपको बहुत मदद मिलेगी आपके क्रियान्वयन में डेली प्रार्थना सभा पे। तो प्रार्थना सभा पे अभी 2 टीचर्स हैं, उन्होंने कहा है कि हम अपनी प्रस्तुति देना चाहते हैं, बहुत ही प्रशंसनीय है। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैम। बड़ी ऊर्जा मिलती है जब इस तरीके से लोग जुड़ना चाहते हैं, प्रोत्साहन मिलता है। हमारा उद्देश्य यही है कि हमारे जो बेसिक एजुकेशन के हमारे स्कूल हैं, हमारे विद्यालय हैं, उनमें प्रार्थना सभा का स्तर ये हो कि हम अपने आप को केवी या जेएनवी इस तरीके की जो बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, सम्मान प्राप्त संस्थाएं हैं, उनकी बराबरी कर सकें। हम उनकी प्रार्थना सभा को देखते हैं तो एक मन में आता है कि काश ऐसे हमारे विद्यालयों में भी हो रहा होता। तो वो चीजें बड़ी आसान हो गई हैं। आप प्रार्थना सभा का ई पोस्टर एक दिन पहले ही आपको रिसीव कराया जाएगा, आपके पास उपलब्ध होगा। अपने बच्चों की तैयारी करवाएं, और वहां पर ई पोस्टर ऐप पर आपको पूरी प्रार्थना सभा को किस तरीके से क्रियान्वित करनी है उसका भी हमने एक स्लॉट दे रखा है। 20 से 25 गीत हैं जो आप गा सकते हैं, उनकी लिरिक्स दी हुई है, उनको किन साउंड पे प्ले करना है वो लिरिक्स का साउंड भी दिया हुआ है, और उस पर जो आइडियल तरीके से गाना है वो गीत भी दिए गए हैं वहां पर। तो आप वहां से मदद ले सकते हैं। और जो लोग इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं वो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर पर्सनल मैसेज कर सकते हैं। अभी तो चूंकि सारी चीजें बहुत ही स्मूथली चल रही हैं और लगभग जितने लोग वीडियो बना रहे हैं डेली, वो सारे स्लॉट्स भी सबको रेगुलर दिए जा रहे हैं और वो सभी लोग जुड़े हुए हैं। तो आप भी उनसे जुड़ जाएंगे, कुछ दिनों तक आप देखेंगे कि किस तरीके से वो लोग काम कर रहे हैं, तो आप भी उसका हिस्सा बन सकेंगे। आप सभी का स्वागत है। और हमारा नंबर अगर आपको नोट करना है तो 9453162878, पुनः बोल रहा हूं 9453162878, इस नंबर पर आप मैसेज करिए तो हम आपको उस ग्रुप में ऐड कर देंगे। और यहाँ पर कुछ और कमेंट्स
हैं। एक तो स्वच्छता पर बात हो ही गई है, और भारती मांगलिक मैम लिखती हैं कि ये सत्र आज मैंने पहली बार अटेंड किया है, लेकिन बहुत ही बढ़िया लगा। इन्होंने काफी तारीफ की है इस कार्यक्रम की। और चलिए, कोई विशेष इस तरीके से मैसेज नहीं आया है। अगर आपका कोई प्रश्न हो जो हमारा इस कार्यक्रम का उद्देश्य था उससे रिलेटेड, तो आप अभी तुरंत कमेंट करें। और अब ये कार्यक्रम अपने अंतिम स्वरूप की तरफ आगे बढ़ रहा है, और हम चाहेंगे संजीव सर से कि वो हमारे जितने टीचर्स हमारे यहाँ पर अतिथि शिक्षक थे, उन्होंने अपने अपने व्यूज दिए, किस तरीके से वो काम कर रहे हैं, इस पर अपनी प्रतिक्रिया दें, और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में अपनी जी अपने शब्दों के माध्यम से इसे फिर से कंटिन्यू करें। जी बिल्कुल। अभी जैसा कि हमारे साथियों ने बताया, चाहे हम अयोध्या की बात करें या महाराजगंज की बात करें या हरदोई की बात करें या बहराइच की बात करें, बच्चे सब जगह एक जैसे हैं और टीचर्स भी सभी जगह एक जैसे हैं। और ये जो बात अभी निकल के आई कि हमें विश्वास कायम रखना है, यकीन मानिए यदि विश्वास कायम आप रख पाए तो आप बहुत आगे जाएंगे। क्योंकि एक चीज जो मैं अक्सर कहता हूं कि दोस्तों, मिशन प्रेरणा जो चल रहा है, मिशन प्रेरणा एक सामान्य मिशन मत समझिए। हम जितने भी सरकारी शिक्षक हैं, ये सरकारी शिक्षकों के अस्तित्व की लड़ाई लड़ी जा रही है। ये लड़ाई है इस बात की कि अभिभावक हमसे बच्चों को दूर ले जाएंगे या हम अभिभावकों से बच्चों को वापस अपने पास बुला लाएंगे। जैसा अभी असगर अली बता रहे थे कि इन्होंने जिस तरह से मोहल्ला पाठशालाओं का आयोजन किया, या सोनम जी जिस तरह से कह रही थी कि मोहल्ला पाठशालाओं का आयोजन किया और ये विश्वास कायम किया, तो दोस्तों ये संघर्ष विश्वास और अविश्वास का है। पिछले 20 से 25 सालों में जो अविश्वास गार्जियंस को हमारे प्रति हो गया कि वो हमारे पास बच्चों को नहीं भेजना चाहते। आप देखें, जो गार्जियन थोड़ा सा समर्थ है, जिसका बच्चा थोड़ा सा भी एक्टिव है, वो नहीं देता आपके स्कूलों के लिए। क्यों नहीं देता है, इस पर हमें विचार करना होगा। और आज जिस तरह से कोविड-19 जैसी महामारियां न हो इस विश्व में, लेकिन जैसा वरेश जी कह रहे थे और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के इस शब्द से मैं बहुत बड़ी प्रेरणा लेता हूं कि आपदा को अवसर में बदलिए। मुझे बहुत खुशी हो रही है वरेश सर को यहां देखकर, असगर साहब को देखकर, सोनम जी को देखकर, आप सबके विचारों को सुनकर, जितने भी हमारे साथ टीचर्स जुड़े हुए हैं, आप सबके विचारों को देखकर कि हाँ, हम लड़ रहे हैं अपने संघर्ष की लड़ाई। तो दोस्तों, जब बच्चे आपके पास आने वाले हैं, तो पहला तो चूंकि कोविड-19 के बाद स्कूल खुल रहे हैं, इन चीजों पर विशेष रूप से ध्यान रखें। चाहे वो आपके स्कूल में थर्मल स्कैनर हो या हैंड सैनिटाइजर हो, और हैंड सैनिटाइजर भी ना हो तो साबुन हो। जो कोविड-19 के रूल्स हैं उनको फॉलो जरूर कराएं। और जहां तक बैठक व्यवस्था का सवाल है, अभी जैसे सोनम जी ने कहा कि यू शेप वाली बात कही, आप लोग बच्चों को यू शेप में ही बिठाएं। यू शेप से होगा क्या, बच्चों का फेस एक दूसरे से काफी दूरी पर रहेगा। तो इसका फायदा एक तो ये कि आप सभी बच्चों को मॉनिटर कर पाएंगे, और दूसरा ये कि कोविड-19 के रूल को भी फॉलो कर पाएंगे। जैसा भी बात आई कि सभी बच्चे तो मास्क नहीं लगा पाएंगे, ये बात ठीक है, बच्चे बच्चे होते हैं, लेकिन हम जितना एहतियात बरत सके उतना एहतियात बरतें। दूसरी बात, आप सभी के स्कूलों में हमारे जो ARPs पहुंचते होंगे, तो आपसे एक सवाल पूछते होंगे कि क्या आपने कार्य विभाजन कर लिया है। मैं भी अक्सर टीचर से बात करता हूं और पूछता हूं कि क्या आपने कार्य विभाजन कर लिया है या कार्य आवंटन कर लिया है। और सामान्यतः मुझे जो जवाब मिलता है मैं वो बताता हूं। अलग अलग स्कूलों में मैं जाता हूं, जवाब ये मिलता है कि हाँ सर, हमने जो है पत्र व्यवहार पर लिख दिया है कौन किस क्लास को पढ़ाएगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये पत्र व्यवहार पर लिखने की प्रक्रिया बंद कर दीजिए। इसे कोई भी काम
सिर्फ दिखाने के लिए मत कीजिए। काम करना है तो विश्वास के लिए कीजिए, अपनी परफॉर्मेंस के लिए कीजिए। जैसा अभी असगर साहब ने कहा कि मैं अपने काम को बेहतर करने के लिए अपना काम कर रहा हूं, यह चीज सीखने की है। वरिष्ठ साहब ने कहा कि कम्युनिटी को विश्वास में लेना होगा, तो विश्वास में लेने के लिए आपको हमारी तरफ से, परियोजना की तरफ से, विभाग की तरफ से कुछ गाइडलाइन जरूर मिलेंगी, लेकिन उसको बेहतर और शानदार बनाने के लिए ये आप ही कर सकते हैं। जैसे अभी पूरनलाल सर बता रहे हैं कि राजा सुहेलदेव जी की जयंती अभी मनाई जाने वाली है और उनकी जयंती में मतलब उनकी तैयारियां चल रही हैं। कल शायद परसों रात इनका फोन आया तो इन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर साहब आने वाले हैं, किसी स्कूल का दौरा करने वाले, कुछ सर बताइए कैसे कैसे क्या करें। वो हमारी जो भी चर्चाएं हुई, मैं बहुत पूरे विश्वास के साथ कहना चाहूंगा। और देखिए, शिक्षक न सिर्फ उत्तर प्रदेश के बल्कि जो हमारे साथ मध्य प्रदेश और गुजरात तक के जो शिक्षक जुड़ते हैं, छत्तीसगढ़ तक से जो शिक्षक जुड़ते हैं, और मेरे पास फोन भी आते हैं, सबकी सोच वही है। और उसी चीज को मैं आप सबके बीच में कहना चाह रहा हूं कि जो करना है अपने परफॉर्मेंस को बेहतर करने के लिए कीजिए। और जैसा मैं कहता हूं, एक रजिस्टर आपने तैयार किया हुआ है जिस पर आप टीचिंग प्लान्स बनाते हैं, और जैसे ही पता लगा आपको टीचर डायरी आने वाली है तो हमारे पास बहुत सारे सवाल आने वाले, सर अब टीचर डायरी पे बनाने हैं क्या प्लान? या कुछ टीचर कहते हैं सर अब हमने बनाना छोड़ दिया है, अब टीचर डायरी आ गई है ना तो टीचर डायरी पे बनाएंगे। भाई, तो मेरा जवाब यह होता है कि भाई इतना प्रयास करने के बाद अभी भी मैं स्वयं को इतना एक्सपर्ट नहीं पाता हूं कि मैं खड़े खड़े टीचिंग प्लान दूंगा। भले ही हम डेली एक एक्टिविटी तैयार करते हैं बच्चों के लिए, भले ही हम सारी चीजों को कर रहे होते, लेकिन आपको करना है अपनी परफॉर्मेंस को बेटर करना है तो अपना मैनुअल डेवलप कीजिए। और वो जो रजिस्टर आपने बना रखा है ना, आप उसे अपनी डायरी मत कहिए। मैं असगर साहब की बात को अपने शब्दों में कह रहा हूं, दैट इज योर ओन टीचिंग मैनुअल। सो माय डियर फ्रेंड्स, डेवलप योर माय ओन टीचिंग मैनुअल। अभी इस वक्त मेरे पास नहीं है, मेरे स्कूल में रखा हुआ है, मैंने डेवलप किया है। और उस रजिस्टर पर मैंने बहुत बड़े बड़े में लिखा है, मोटे स्केच से लिखा है माय ओन टीचिंग मैनुअल। और यकीन मानिए, मैं सिर्फ टीचिंग प्लान नहीं लिखता उसमें, मैं हर वो छोटी बड़ी घटना लिखता हूं कि किसी बच्चे ने कुछ कहा तो क्या कहा, किसी गार्जियन ने कुछ कहा तो क्या कहा। अगर गार्जियन, मैं अलग अलग स्कूलों में जाता हूं और जब उन स्कूलों में जाता हूं तो वहां के गांव के लोगों से भी बात करता हूं, और जो बातें उनको सुनने को मिलती हैं तो कई बार ये जान के बड़ा अच्छा लगता है कि साहब स्कूल हमारा बहुत बढ़िया हो गया। हमने कहा स्कूल जब बढ़िया हो गया है तो अब पढ़ाने वाले भी बढ़िया हो गए हैं। हम यही देखने आए हैं कि आपके बच्चों को पढ़ाने की इन्होंने क्या क्या तैयारियां कर रखी हैं। तो सबसे पहला काम आप ये कर रहे हैं स्कूल की तैयारी के लिए। मैं बता दूं, ब्रीफ कर रहा हूं चीजों को, टाइम भी बहुत ज्यादा होने जा रहा है, कि एक तो कार्य विभाजन, एक रजिस्टर अपना तैयार कर लें जिस पर कार्य विभाजन होना चाहिए, और कार्य आवंटन। विभाजन और आवंटन में फर्क बता दूं, आवंटन जो हेड टीचर हैं वो अपनी मर्जी से देंगे। आपकी क्षमता मुझे अच्छी लगी कि आप कक्षा 1 को बेहतर कर सकते हैं तो आप कक्षा 1 के क्लास टीचर होंगे, आप 2 के क्लास टीचर होंगे, आप 3 के होंगे, आप 4 के, आप 5 के। मैं जानता हूं कि पूरनलाल सर हैं, बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, इनकी खेल में बहुत ज्यादा रुचि है, ठीक है, आप खेल संबंधी जितनी गतिविधियां हैं आप डील करेंगे। मुझे पता है कि सोनम जी बहुत अच्छा गाती हैं, इनका सुर बहुत अच्छा है, बच्चों के साथ इंटरेक्ट बहुत अच्छे से करती हैं, योगा बहुत अच्छे से करती हैं, तो ठीक है, प्रार्थना सभा की जिम्मेदारी और सांध्यकाल सभा की जिम्मेदारी आपकी रहेगी। वरे सर हैं, मुझे मालूम है, अंग्रेजी बहुत अच्छे से पढ़ा लेते हैं और कंप्यूटर के मास्टरमाइंड हैं, कंप्यूटर पर बहुत कुछ अच्छा कर लेते हैं। तो ठीक है सर, जितने भी ऐप पर काम होना है, दीक्षा ऐप पे हो रहा है, रीड अलॉन्ग पे हो रहा है, बच्चों को वीडियो दिखाना है, प्रोजेक्टर चलाना है, या लाइब्रेरी रीडिंग कॉर्नर आप लोगों ने बनाए हुए हैं, आप सबने बनाए, जितने भी टीचर्स यहां जुड़े हो सबने बनाए होंगे। क्या कर रहे हैं आप रीडिंग कॉर्नर में? 2 कील ठोक दी, उनके बीच में रस्सी लगा दी और उस पर कुछ बुक्स टांग दी।
मैं एक सवाल करता हूँ जी, हमने अपने विद्यालय में और बहुत सारे स्कूल में ये चीज हो चुका है, हमने भी प्रेरणा ली और बहुत अच्छे से 4 बड़ी बड़ी प्लाई बोर्ड को बुला करके और मैम ने हमारे एक वेल ऑर्गेनाइज्ड लाइब्रेरी बना ली है। उसमें 48 बॉक्सेस हमने इस तरीके से बना दिए हैं, सब पे नंबरिंग कर दिए, सब में उनके मतलब हर नंबर पे एक स्पेशल कलेक्शन है बच्चों किताबों का। तो ये लाइब्रेरी वाला सेशन आज छूट रहा था टॉपिक इस पूरे सेशन से, तो लाइब्रेरी भी एक मौका मिला है। बच्चों के आने से पहले हम लाइब्रेरी को एक सुव्यवस्थित कर सकते हैं। और अब अभी हमारे साथ एक मनोज बोस सर हैं, वो अक्सर शेयर किया करते हैं अपनी एक्टिविटीज को। तो उन्होंने एक शेयर किया हुआ था कि एक गांव में एक लाइब्रेरी थी बहुत सालों पहले, तो वहां पे पूरा रिकॉर्ड है इंडिया में कि उस गांव में हर घर में एक आईएएस या पीसीएस या इस तरीके से कोई सिविल सर्विसेज में निकला हुआ है। तो लाइब्रेरी बहुत कंट्रीब्यूट करती है बच्चों की एजुकेशन के लिए। जी संजीव सर प्लीज कंटिन्यू। जी, जौनपुर जनपद से वो गांव है जिस गांव की आप जिक्र कर रहे हैं। जी, मैं जो रीडिंग कॉर्नर की बात कर रहा हूं, अच्छा है प्रेम, आपने बताया कि आपके स्कूल में इस तरह से बनाया गया है। अब बहुत कम स्कूलों में ऐसे देखने को मिल रहा है। जैसे पिछले दिनों मैंने एक स्कूल में शेयर किया, वो मैं शेयर भी किया था वो फोटो, कि उन्होंने बहुत अच्छी सी कांच की एक अलमारी बनवा रखी है, दीवार में बना रखी है और हर कमरे में बना रखी है उन्होंने। मैं टीचर से जो सवाल करता हूं वो उनसे ये पूछता हूं कि आपने ये जो रस्सी पे बुक्स टांगी हुई हैं इनका क्रम क्या है और आपने क्यों टांगी हुई हैं ये। अच्छा, जब कभी किताब उठा के देखता हूं तो मैं कई बार पूछता हूं, अगर ये किताब मैं ले जाऊं और आपके स्कूल से बाहर चला जाऊं तो आपके पास कोई प्रूफ है कि ये आपकी किताब है? आप दावा नहीं कर सकती। ऐसा मुझे अधिकांश स्कूलों में देखने को मिलता है। हो सकता है आप लोग ऐसा न कर रहे हो, तो कुछ काम क्या करें, एक तो हर किताब पर उसको एक नंबर दें, हर किताब को एक नंबर दें। उस किताब पर आपके स्कूल का सील लगा हुआ होना चाहिए, और अगर आप बनवा सके तो एक छोटा सा सील बनवा लें, गोल वाला, जिसमें बीच में लिखा हो लाइब्रेरी और नीचे नंबर और सर्किल में उसका नाम। उस सील को लगा दें। क्रम क्या रहे, जो सबसे नीचे वाली रस्सी है उस पर चित्रात्मक किताबें रखें, छोटे बच्चों वाली, उसके ऊपर छोटी छोटी कहानी वाली, और उसके ऊपर बड़ी कहानियों वाली किताबों को रखें। ये क्रम होना चाहिए कि छोटे बच्चे छोटी किताब को आसानी से ले सकें। और आप उसे डेवलप करने के बाद एक टेबल या जो भी रख सके, वहां पे छोटा स्टूल या बेंच जो भी रख सकें, वहां रजिस्टर रखिएगा। और जैसा भी वरिष्ठ सर ने बाल संसद की बात कही थी, तो बाल संसद में किसी एक टीचर को जिम्मेदारी है रीडिंग कॉर्नर को डेवलप करने की, और उनसे कहें कि कम से कम 4 या 5 बच्चों का एक ग्रुप बना दें। उनका काम क्या होगा, जिस बच्चे को बुक चाहिए कहानी की, तो वो उनमें से किसी भी बच्चे से कांटेक्ट करे, वो बच्चा वहां जाएगा, उस किताब को लेगा और उसमें उसका नाम लिखेगा, साइन करेगा और वो किताब उसको दे देगा। मत कीजिए आप लोग काम करना है तो उसके लिए गाइड कीजिए उस बच्चे को। आप इसे 1 हफ्ते करा के देखिए। 1 हफ्ते आपको लगेगा, आपको बच्चे के साथ साथ जाना होगा, उसे बताना होगा देखो ऐसे लिखना है, कैसे करना है। 1 हफ्ते आप कर देना, उसके बाद आपको जरूरत नहीं है करने की, बच्चे सब अपने आप कर ले जाएंगे। और आपकी लाइब्रेरी का यूज किसी ट्रेंड लाइब्रेरियन से बेहतर आपके बच्चे कर पाएंगे। और खासतौर से अगर जूनियर क्लासेस है तो फिर कहने ही क्या। तो रीडिंग कॉर्नर का यूज इस तरह से डेवलप करें। और एक चीज की और क्या हो सकती है, सर मुझे लगता है मेरी आवाज बोलना चाहूंगी, एक चीज बोलना चाहूंगी मैं कि लाइब्रेरी के अलावा हम लोग जो खेल रजिस्टर हमारे स्कूल में बनाया गया है, लाइब्रेरी का तो बना ही है, खेल का बना है। खेल में भी बच्चे जो सामान लेते हैं वो एक मंत्री बना दिया है, जैसे बाल संसद में होता है ये खेल मंत्री, वो रजिस्टर रखता है और वही वो सामान देता है बच्चों को, और वही उसको कलेक्ट भी करता है। तो लाइब्रेरी के साथ साथ हम लोग खेल रजिस्टर भी बनाए हैं और वो उसको बच्चे ही देखते हैं। धन्यवाद सर।
जी जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है सोनम जी, आपने ये जो बात कही। हम चाहते ये हैं कि उस उत्तर प्रदेश का एक एक विद्यालय इस तरह से काम करे, जिससे न सिर्फ एक गांव में बल्कि संपूर्ण उत्तर प्रदेश भर नहीं, संपूर्ण देश में अभिभावकों का वो विश्वास कायम हो जो आज जेएनवी या केवी के प्रति जो विश्वास है, वो प्राइमरी स्कूल्स के प्रति भी विश्वास जागना चाहिए। और अभी पिछले दिनों मेरा एक इंटरव्यू हो रहा था, तो इन न्यूज एंकर से मैंने कहा था कि आज से ठीक 50 साल बाद मैं दावा करता हूं इस बात का कि इस देश में या तो सारे बच्चे सरकारी स्कूलों में ही पढ़ रहे होंगे या फिर सरकारी शिक्षक इतिहास में दर्ज हो गए होंगे। तो ध्यान रखना दोस्तों, हम अपने अस्तित्व का संघर्ष कर रहे हैं, और जब अस्तित्व की लड़ाई आती है, जब अपनी आन बान शान की बात आती है, तो पूरी ताकत झोंक के, पूरी ताकत के साथ काम करना चाहिए। जैसे भी असगर साहब कह रहे थे बस सोता भर हूं, तो कमोबेश वो स्थिति मेरी भी है कि मुझे नहीं पता होता है कि मैं कई बार तो ऐसे सो जाता हूं कि मेरा फोन भी चालू रहता है और सुबह जाग के देखता हूं अरे यार ये क्या, मैं तो रात को उठा के भी नहीं रख पाया। हम उस मोड में काम करें, लाइब्रेरी हो या गेम्स की चीजें हो, इनकी तैयारी कर लें। और एक काम और, पूरी प्लानिंग जरूर कर लें प्रेरणा लक्ष्यों को हासिल करने की। आप लोगों ने जो विद्यालय विकास योजनाएं भर के भेजी हैं, बीआरसी को उपलब्ध कराई हैं, वहां से वो ऑनलाइन की जा रही हैं। यदि आपके पास उसकी कॉपी नहीं है तो प्लीज बीआरसी से उसकी कॉपी ले लीजिए और उसको एलेबोरेट कीजिए। आपने उसमें यदि लिखा है कि ध्यानाकर्षण कक्षाओं का संचालन आप किस तरह से करने वाले हैं और आप इस चीज को 2 वर्ष में करने वाले हैं, तो भाई 2 वर्ष में आप करेंगे कैसे? उसकी प्लानिंग क्या है? आपकी कक्षा 1 की भाषा को कौन देखेगा? 5 में गणित का जो असेसमेंट होना है वो कौन करेगा? और क्या वो असेसमेंट पेपर्स आपने तैयार किए हैं? यदि असेसमेंट पेपर्स आपने तैयार किए हुए तो क्या आपने उन एलओज को लिस्टेड किया हुआ है? किन एलओज को चेक करना चाहते हैं आप बच्चे के लिए? इन प्लानिंग को पहले से करके तैयार रखें। और जब आपके पास 1 अप्रैल, अब मैं 1 मार्च की बात नहीं कर रहा हूं, अब मैं 1 अप्रैल की बात बताना चाहूंगा। 1 अप्रैल से नया सेशन शुरू होगा। 25 मार्च तक हम आपके साथ हर वो सामग्री साझा कर देंगे, जैसे कि 3 हस्त पुस्तिकाएं आप तक पहुंच चुकी, 6 क्रियान्वयन संदर्शिकाएं पहुंच चुकी, सहज आपके पास पहुंच चुकी, समृद्ध मॉड्यूल बहुत जल्द आपके पास पहुंचने वाला है, प्रिंट हो रहा है, प्रिंट होके विदिन 15 डेज आपके पास होगा। प्रिंट रिच मटेरियल लगभग 38 से 40 पोस्टर आपको पहुंच चुके हैं। आपने यदि गौर न किया हो तो उन पोस्टर्स पर एक क्रमांक दे रखा है। मैं बताना चाहूंगा कि यदि CMC 01 क्रमांक इस पोस्टर पे है तो वो संख्या पूर्व अवधारणा से रिलेटेड है, जिसमें मोटा पतला एक अनेक कम ज्यादा का कंसेप्ट दिया गया है। CMC 2 संख्या पूर्व अवधारणाओं से, जिसमें ऊंचा और लंबा का कंसेप्ट दिया गया है। यानी मैंने ये इसलिए बताया कि हर पोस्टर पर एक क्रमांक है और उन क्रमांकों का जिक्र इन क्रियान्वयन संदर्शिकाओं में है। मैं मानता हूं कि हमारा हर टीचर असगर साहब की तरह से कंटेंट डेवलप नहीं कर सकता, तो जो नहीं कर सकते उनके लिए मिशन प्रेरणा की पूरी टीम तैयार है। और आपके पास, आपको इतना एनरिच हम कर देंगे कि आपको ये नहीं लगेगा कि हमारे पास कहीं कोई कमी है। बस करना आपको इतना है कि इस स्कूल खुलने की प्रक्रिया को अपने गांव में, अपने स्कूल में एक उत्सवपूर्ण माहौल में बनाते हुए उन गार्जियंस को ये विश्वास दिलाएं, उन्हें ये दिखाएं कि देखो अब कमरे में आपके बच्चे गर्मी में नहीं बैठेंगे, पंखा लगा हुआ है, अंधेरा होने पर बल्ब लगा हुआ है, टॉयलेट में पानी आता है, हमारे यहाँ अच्छी फुलवाड़ी है, और देखिए किचन गार्डन में हमारे यहाँ बहुत अच्छी अच्छी सब्जियां आ रही हैं, इनसे ही रसोई में खाना बनेगा और बच्चे खाना खाएंगे। कुछ स्कूलों में बहुत अच्छे अच्छे शेड भी बना दिए गए हैं, बेंचेस बना दी गई हैं। इस विश्वास को कायम करने के लिए जब स्कूल खुले तो स्कूल खुलने से पहले ये तैयारी जरूर कर लें और शिक्षक डायरी में
कम से कम 1 वीक पहले, यानी 1 अप्रैल को जब स्कूल खुले, क्योंकि शिक्षक डायरी का प्रयोग 1 अप्रैल से होना है, ये ध्यान रहे। शिक्षक डायरी में कम से कम 1 वीक की पूरी प्लानिंग कर लें, यानी 6 कम से कम शिक्षण योजनाएं आपकी तैयार हों। और कैसे तैयार होंगी उसके लिए डिटेल में या तो हमारे पिछले सेशन को देख लें, इसी यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है, या फिर क्रियान्वयन संदर्शिकाओं को देखें, उसमें पूरा विवरण दिया हुआ है। वीकली प्लानिंग हम लोगों ने दी है आपको। वीकली प्लानिंग, मंडे को आपको क्या करना है, ट्यूसडे को क्या करना है, थर्सडे को क्या करना है, ये सारी प्लानिंग है। तो प्लीज उस प्लानिंग को देख लीजिए, आपको उसी प्लानिंग के हिसाब से चलना है जी। इन पूरी प्लानिंग के साथ मैं बस अपनी बात पूरी करता हूं कि इस पूरी प्लानिंग को करते हुए मार्च के महीने में आप लोग एक काम जरूर कर लें कि पहले हफ्ते बच्चों से पूरी मस्ती के साथ पूरी बातचीत करें। और बच्चे जब आपके पास आएंगे तो यकीनन वो अभी बिल्कुल एकदम एक स्कूल की रूलिंग को भूलते हुए आएंगे। उनको नहीं मालूम स्कूल में क्या होता है, तो आपको बिल्कुल शून्य से शुरू करना है। इसीलिए मैंने 0 वीक की बात की थी। और शून्य से सीखते हुए आप इस तरह से उनसे बातचीत करें, एक साथ पढ़ाई का बोझ न डालें। चलो भैया किताब ले लो, आओ बैठो और अब हम पढ़ने वाले हैं। भैया पढ़ने वाले नहीं है बच्चों, आ गए हो तुम, आओ देखो देखो तुम्हारा स्कूल कितना अच्छा हो गया है। और अब हम ये चीजें, इन बातों को करेंगे। बहुत सारी बातें आप लोग इन चीजों की कर सकते हैं। कार्य विभाजन, कार्य आवंटन और प्लानिंग, ये 3 चीजें मस्ट हैं। और मार्च के महीने में सभी मिलकर अच्छे से ज्ञानोत्सव मनाइए। और आदरणीय महानिदेशक सर को ये संदेश मैं यहां से देना चाहूंगा कि हमारे इस उत्तर प्रदेश के एक एक गांव में, एक एक स्कूल में हमारा एक एक शिक्षक बहुत शानदार तरीके से इस ज्ञानोत्सव को मनाने वाला है। अपने बीईओ सर को बुलाइए, बीएसए सर को बुलाइए, और उन बच्चों के माध्यम से भी आपने इस लॉकडाउन में क्या सिखाया है बच्चों को, उनकी प्रस्तुतियां भी वहां करवा के दिखा दीजिए। किसी भी एक बच्चे की भी प्रस्तुति करवा के दिखा दीजिए। और प्रस्तुति कराने का अर्थ ये कतई नहीं है कि वो आपको किस्से कहानी पढ़ के सुनाएगा, नहीं। वो जो कर सकता है, वो अच्छा गा सकता है तो गवाइए, नाच सकता है तो नचाइए, खेल सकता है तो खिलाइए, कहानी सुना सकता है तो कहानी सुनवाइए, कविता सुना सकता है तो कविता सुनवाइए। और मेला देखने की घटना को बता सकता है कि मेला उसने कैसे क्या क्या देखा, तो मेला दिखाइए, लेकिन एक माहौल बनाइए। दोस्तों, माहौल बनाने से ही चीजें शुरू हुआ करती हैं। तो मार्च के महीने में आप माहौल तैयार कर लीजिए। और इस बात के साथ मैं अपनी बात पूरी करूंगा कि ऊपर वाले ने हथेली से आगे यूं ही नहीं बनाई उंगलियां। ऊपर वाले ने हथेली से आगे यूं ही नहीं बनाई उंगलियां। वो भी कहता है कि भाग्य से पहले कर्म करना होगा। तो मेरे मित्रों, कर्म करते रहिए और बेहतरीन शिक्षक अपने आप को साबित कीजिए, तो इस उत्तर प्रदेश को प्रेरक प्रदेश बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले संडे को फिर मिलेंगे इसी चैनल पर, इसी समय, एक नए विषय के साथ, कुछ नए साथियों के साथ। प्रेम कुछ कहना चाह रहे हैं? मैंने शायद प्रेम के मुंह की बात सुन ली है। जी सर, कुछ टीचर्स हैं, उन्होंने अपने सवाल यहाँ पर रखे हुए हैं इस कार्य योजना से संबंधित। तो हम चाहते हैं कि इन सवालों पर फिर चर्चा होगी। आप इस जो वीडियो है उसके कमेंट में आगे भी कमेंट करते रहें, और आपके सवालों के जवाब आपको कमेंट में ही रिप्लाई कर दिए जाएंगे। और ये सवाल ले लेते हैं कि रीडिंग कॉर्नर का यूज पर डे होगा या वीक में 2 दिन? प्लीज सर बताएं। तो जैसे आप कर सकें, आपके बच्चे जैसे कर सकें, ये आपकी इंटरनल व्यवस्था है। अगर बच्चे को रोज एक नई कहानी पढ़नी है तो रोज दीजिए, और बच्चे को हफ्ते में 1 दिन कहानी पढ़नी है तो 1 दिन दीजिए। बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पर एक चीज बीच में आई थी कि नवोदय विद्यालय की चूंकि बात हुई है, तो नवोदय की तैयारी कैसे करें। तो यहाँ पर तो खुद से टीचर को इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, या फिर दूसरा तरीका है कि हम आईसीटी के माध्यम से हम लाइव क्लासेस करें। तो ये चूंकि उतना अच्छा एक विकल्प नहीं है। आपके विद्यालय में ही मैथ्स के टीचर होंगे। एक चीज शेयर करूंगा। नवोदय विद्यालय की तैयारी को लेकर बात हुई, तो पिछले दिनों में एक स्कूल की विजिट पे था,
तो वहां एक टीचर ने मेरे से कहा कि सर हम नवोदय की तैयारी भी करा रहे हैं। हमने कहा कैसे करा रहे हो? मैं बता रहा हूं जो मेरे साथ हुआ। हमने कहा कैसे करा रहे हो? तो हमने इन 3 बच्चों को अप्लाई कराया हुआ है। जी। उन्होंने कहा हमने इन 3 बच्चों को अप्लाई करा रखा है, और वो जो अप्लाई कराया हुआ है उनको उन्होंने नवोदय की तैयारी के संबंधित जो मार्केट में किताब आती है वो लाई हुई है, और उस किताब को और अपनी टेक्स्ट बुक को दोनों को मिलाते हुए को स्कूल में नहीं तो घर जाकर वो उनकी तैयारी करा रही हैं। तो नवोदय की तैयारी कोई अलग विषय नहीं है। अपने बच्चों के साथ उन कराते रहिए, उन टेक्स्ट बुक पर काम कर रहे होंगे तो निश्चित रूप से नवोदय की तैयारी बहुत आसानी से हो जाएगी। देखिए, अग्रवाल की किताब है, अरिहंत की है और उपकार की है। मेन 3 ये हम लोग यूज कर रहे हैं, हमारे बच्चे लेकर आते हैं। और हमारे बच्चों के पास नहीं भी थी तो हमने अरेंज की हुई है। पहले जब जैसे बच्चा इस बार खरीदा वो अगले साल अगले कक्षाओं में बढ़ जाता है, तो हमने कुछ अपने रिलेटिव से ले लिया था। तो क्या होता है कि इस तरीके से अरेंजमेंट हो सकता है। बहुत से अभिभावक नहीं ला देते हैं बच्चों के लिए, तो उसमें आप हेल्प कर सकते हैं। अगर आपके 200-250 रुपए की किताब की मदद से एक बच्चे का जीवन एक नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन हो जाता है उसका, तो जीवन भर आपके कंट्रीब्यूशन को याद रखेगा अपने जीवन में। तो जो टीचर मैथ्स में अच्छे हैं उनसे मैथ्स पढ़वा लीजिए, जो हिंदी में अच्छे हैं उनसे हिंदी पढ़वा लीजिए, और बाकी मानसिक योग्यता भी हर कोई पढ़ा सकता है बच्चों के लेवल पर जाके। तो ये काम खुद ही करना होगा, वो चाहे मोहल्ला क्लास के माध्यम से करा लें या अपने विद्यालय में ही सारा सेनेट मतलब मास क्लास लगा के आप उन्हें पढ़ा सकते हैं। हम तो अपने स्कूल में ही बुलाते हैं उनको, और डेली 1 से 1.5 घंटे 2 घंटे हम उनको समय दे करके पढ़ाते हैं, और काफी सारी प्रैक्टिस की हुई है। लेकिन अब तैयारी रंग तब लाएगी जब उनका नाम आएगा। बाकी अपनी तरफ से प्रयास करते रहना चाहिए हम सभी को। और बाकी ई पोस्टर ऐप पर भी हमने सारे विकल्प दे रखे हैं। अगर आप चाहें अपने खुद के कंटेंट शेयर करना, तो आप नवोदय विद्यालय की तैयारी वाले कॉलम में जा करके और वहां पर अपने कंटेंट शेयर कर सकते हैं। और यहाँ पर सर ने बात की कि हमारी जो कार्य योजना है उसको हम व्यवस्थित कर लें, और वो हमें किस तरीके से एग्जीक्यूट करनी है, एक अच्छी सी कार्य योजना बना लें। तो हम इस मिशन अभ्युदय और बाल शिक्षा प्रहरी के मंच के माध्यम से इस चीज की घोषणा करते हैं कि आप सभी अपनी कार्य योजना बहुत बेहतर तरीके से बनाइए। जैसे हमें प्रेजेंटेशन करना हो किसी चीज का, कि हमें किसी चीज की प्रस्तुति देनी हो, उस तरीके से आप उसे तैयार करिए, और उस कार्य योजना को आप ई पोस्टर ऐप के माध्यम से शेयर कर सकते हैं। हमने कल रात में बैठ करके एक पूरी कार्य योजना का ही एक स्लॉट तैयार कर दिया है। उसमें सारे डिस्ट्रिक्ट्स के नाम ऐड कर दिए। सारे डिस्ट्रिक्ट्स में 80% डिस्ट्रिक्ट्स में हमने ब्लॉक भी ऐड कर दिए हैं। आप डिस्ट्रिक्ट में जाइए, ब्लॉक में जाइए, और अपनी कार्य योजना की लिंक जो आप अपने गूगल ड्राइव पर शेयर करेंगे वो लिंक डालिए, और उससे रिलेटेड जो भी कंटेंट है उस फोल्डर में आप अपने डालते रहिए और वहां पर अपडेट करते रहिए। हम सब आकर आपके विद्यालय की जो कार्य योजना है उसको विजिट करेंगे और उसे शेयर करेंगे। मतलब लोग भी, एक ओपन मंच है आप सभी के साथ, तो हमने उसकी भी तैयारी स्टार्ट कर दी है। कुछ काम बचा है उसको भी आगे करते रहेंगे, और 1 अप्रैल से पहले हम लोग एक बहुत बढ़िया कार्य योजना के साथ आगे बढ़ेंगे। तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा सेशन रहा। सोनम मैम, असगर सर, वरेश सर, और सबसे पहले हमारे जो 2 मेंटर साथी जिन्हें कह सकते हैं कि संजीव सर, हमारे हम एक वर्ड बार बार भूल जाते हैं, असल में आप हमारे संदर्भदाता हैं, वो भी विशेषज्ञ संदर्भदाता हैं। ये विशेषज्ञ वर्ड जो है कई बार हमारे मुंह में आते आते रह जाता है। चलिए, उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। पूरन सर, तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी टीचर्स इस सेशन से जुड़े रहे सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस लिंक को अपने टाइमलाइन पर शेयर कर लें, अपने ग्रुप में शेयर कर लें, ताकि जो टीचर्स अभी तक नहीं जुड़ पाए उनको भी इसका फायदा हो और वो भी कुछ इंस्पिरेशन ले सकें, प्रेरणा ले सकें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। नेक्स्ट रविवार फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ जो आप ही के विषय में होगा। धन्यवाद।